What's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हमारा डे नंबर 6 जिसमें हम नेशनल इनकम के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। अक्सर देखा गया है कि जो टॉपिक्स हम जनरली एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं उनसे केस स्टडी पूछी जाती है, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को टिल एंड तक देखना। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सीए के एग्जाम दे रहे थे यानी ग्रुप 1 में इंटर लेवल पे वो एग्जाम दे रहे थे जिनके एग्जाम्स की डेट 22 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख और 28 तारीख थी। इन 4 दिनों में 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हुए ग्रुप 1 के। अगर मान लो उसमें अब 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक वो जिनके एग्जाम अच्छे गए और एक वो जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जानते हो वो क्या खुशखबरी है? जिनके एग्जाम अच्छे गए मान लो तो वो क्या कर सकते हैं, 29 तारीख को अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक ऐसा लाइव सेशन जिसमें आपके वो 4 सब्जेक्टों के पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाले हैं। ये सारे हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपके इस एग्जाम की पूरी एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन कौन से आंसर जो है सजेस्टेड आंसर आपके एग्जाम में आपके 4 चांद लगा सकते हैं, यानी एक अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो ये तो बात थी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने एग्जाम अपना अच्छे से दिया। दूसरी बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने या तो एग्जाम दिया ही नहीं है यानी उन्होंने एग्जाम में अपीयर ही नहीं किया, या जिन्होंने अपीयर तो किया लेकिन उनका एग्जाम अच्छा नहीं गया। ठीक है, तो उनके लिए भी एक खास खुशखबरी है। वो क्या कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए एक रैपिड बैच लेकर आया है जिसके अंदर वो पूरी की पूरी रिवीजन करवाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया एक ऐसा बैच, फास्ट ट्रैक बैच, जिसके अंदर वो 2 महीने से भी कम टाइम के अंदर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा के देंगे। और आप जानते हो जनवरी में आपके एग्जाम है तो जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। अब प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला बेनिफिट ये होता है इसमें कि आप इनके कितने भी व्यूज, मतलब आप एक क्लास को कई बार देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, अनलिमिटेड व्यूज आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इनके लाइव सेशंस होते हैं, और अगर आप इनके लाइव सेशन नहीं भी ले पाओगे तो इनकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। फिर क्या होता है कि आप अपने डाउट क्लियर कर लोगे और एक सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा सीए का कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा, और इन वीडियोस को आप कहीं भी और कहीं भी कैसे भी देख सकते हो। यानी जैसे होता है ना पेन ड्राइव क्लासेस होती है, तो पेन ड्राइव में क्या दिक्कत होती है कि आपको उसके लिए मतलब आने लाने ले जाने में दिक्कत होती है। जनरली इसमें क्या होगा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको मोबाइल पे ही सारी चीजें मिल जाएंगी, तो आप कभी भी कहीं भी और कैसे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों होपलेस नहीं होना, एग्जाम अच्छा गया तो अच्छी बात है, और नहीं भी अच्छा गया तो अनअकैडमी आपके साथ है। ठीक है, तो ये थे सारी चीजें। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो जो आज के हमारे टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और आज की क्लास होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर एग्जाम में केस स्टडीज आती हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स पे। वो क्या करते हैं, एक एग्जांपल दे देंगे यानी एक केस बना देंगे और उससे पूछेंगे कि आप बताओ कि ये फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है विद रीजंस। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर वो सारी की सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर कर दूंगा और जड़ से दूर कर दूंगा। जिंदगी में नहीं भूल पाओगे कि फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, और कोई भी केस आ जाए आपके लिए ये सारा काम चुटकियों का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं ना पहले बेस बनाता हूं, कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उन एग्जांपल्स को अपने दिल में और दिमाग में दोनों जगह बैठा लेना है। इसके बाद आपके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा, दिल तोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारी एक फैक्ट्री है, ठीक है, अब उस फैक्ट्री में कोई चीज बनाई जा रही है। आप लोग एक बात बताओ, कभी भी कोई आइटम अगर फैक्ट्री में बनाया जाता है तो क्या उसमें अभी भी कुछ काम होना बाकी है या काम ऑलरेडी हो चुका है पूरा? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर चीज फैक्ट्री में है इसका मतलब अभी उस पर काम हो रहा है, यानी काम किया जा रहा है, या फिर काम होना बाकी है यानी अभी माल तैयार नहीं है। सोच के चलो, जैसे मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में ना यूपी छोड़ो हरियाणा की बात करता हूं। हरियाणा में जो गुड़गांव वाला एरिया है वहां पर मानेसर पड़ती है एक जगह। मानेसर में ना एक होंडा चौक है, जितने लोग हरियाणा में रहते हैं उनको पता होगा, वहां एक होंडा चौक है जहां पर होंडा की जो कार्स है, जो बाइक्स है, वो मैन्युफैक्चर की जाती है। और बहुत बड़ा प्लांट है, मतलब किलोमीटर तक वो फैक्ट्री चलती चली जाती है, इतना बड़ा वो प्लांट है। दोस्तों ये मुझे मौका मिला था लॉकडाउन के टाइम पर, जब लॉकडाउन थोड़ा सा ओपन हुआ था ना, उस टाइम मैं होंडा शोरूम में गया, मतलब शोरूम में नहीं, मतलब उस फैक्ट्री में गया। मतलब मेरे पास कुछ कूपन थे कि मैं वहां पूरी जगह पर विजिट कर सकता हूं। जब मैंने वहां पर विजिट किया तो मैंने ये पाया कि वहां पर फैक्ट्री लाइन के अंदर
क्या होता है, सारा काम कंप्यूटराइज होता है। बाइक पर एक इंसान का हाथ नहीं लगता है, मतलब सारा काम, बाइक हो गया, कार हो गई ना, उस पर कहीं भी इंसान का हाथ नहीं लगता, मतलब इंसान सिर्फ मशीन ऑपरेट कर रहा होता है। बाइक अपने आप, एक मशीन आएगी रोबोट की तरह से, उसमें टायर लगा देगी, उसकी वेल्डिंग भी खुद कर देगी और तुरंत बाइक बन के तैयार होती है। मैंने वहां पर देखा कि एक दिन के अंदर उस प्लांट के अंदर 34,000 बाइक बनती है एक दिन के अंदर, मतलब इतना बड़ा प्रोडक्शन प्लांट था वो जो मानेसर में है ना। जब मैंने वहां देखा कि एक दिन के अंदर 34,000 बाइकें बनती है। सर आप ये चीज क्यों बता रहे हो, ये हमारी नेशनल में? हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना तो टॉपिक्स आपके लिए बन जाने वाले बहुत ज्यादा इजी। और अगर बुकिश के तरीके से पढ़ोगे तो मेरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, बुक उठाओ, रीडिंग लगाओ, बात खत्म करो। बात समझ रहे हो? हमें तो भैया जड़ से करनी है और जड़ से हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से इंप्लीकेशन करते हुए, ठीक है? तो बात को ध्यान से सुनो। तो जब मैंने वहां देखा कि एक दिन में 34,000 बाइकें बन रही है, तो पता है क्या होता था उस फैक्ट्री के अंदर? जो रॉ मटेरियल आता था अभी उस पर काम होना बाकी था। जैसे ही बाइक बन के तैयार होती थी, जानते हो एक बड़ा सा गेट होता था, वो गेट का शटर जैसे होता है ना दुकान का शटर, वो शटर अपने आप कंप्यूटराइज तरीके से उड़ जाता था और बाइक जो है वो एक बेल्ट पे, जैसे आपने वो देखा ना मेट्रो स्टेशन या रेलवे स्टेशन पे आप बैग जिस पे रखो वो बेल्ट होती है जो अपने आप आगे चला जाता है सामान, ठीक है, स्कैनर के थ्रू। तो उसी के थ्रू बाइक भी स्कैन होती हुई जाती है। फिर बाइक में टेक्निकल कोई इशू तो नहीं रह गया, कहीं कोई फॉल्ट वगैरह, वो सब कंप्यूटर स्कैन कर देता है और जैसे ही वो स्कैनिंग मशीन से बाहर निकलती है तुरंत वो शटर खुलता है और वो जो है आगे ट्रक खड़ा होता है सीधा उसमें लोड हो जाती है। और जैसे ही वो ट्रक में लोड होती है, अब आप मुझे बताओ, जैसे ही हमने उस फैक्ट्री के मेन गेट से निकाल के बाइक को ट्रक पे लोड कर दिया, तो क्या अभी भी बाइक में कुछ होना बाकी है? नहीं सर, अब कुछ होना बाकी नहीं, ये फाइनल अब सीधा शोरूम में जाएगी और शोरूम में जाके ये कस्टमर को डिलीवर कर दी जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था पूरे एग्जांपल में कि क्या फैक्ट्री की चार दीवारी के अंदर उस बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है? हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। यानी बाइक में कभी हेडलाइट लगानी हो सकती है, कभी टेल लाइट लगानी हो सकती है, कभी सीट कवर लगाना हो सकता है, कभी इंजन का फॉल्ट हो सकता है। यानी अभी भी जब तक वो चीज फैक्ट्री के अंदर रहेगी अभी उसमें वैल्यू एडिशन करना बाकी है। दोस्तों हर ऐसी चीज जो फैक्ट्री के अंदर है या उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है, वो हर चीज दिमाग में बैठा लो, कहलाती है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है, आईसी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। मतलब कि जब मैं उस फैक्ट्री प्लांट के अंदर गया तो मैंने उस प्लांट में देखा कि जो बाइकें बन रही हैं, यानी कि बाइक जब तक मेन गेट पर नहीं पहुंचेगी तब तक बाइक में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहेगा। एक रोबोट आएगा वेल्ड करेगा, बाइक थोड़ी आगे बढ़ेगी, एक रोबोट आएगा उसके स्क्रू ड्राइवर पूरे टाइट कर देगा, और आगे जाएगी एक रोबोट आएगा उसमें इंजन लगा देगा, थोड़ा और जाएगा टायर लग जाएंगे। यानी उस बेल्ट पे वो तब तक चलती रहती है जब तक वो मेन गेट तक ना पहुंच जाए। दोस्तों मेन गेट से पहले जो फैक्ट्री की वो चार दीवारी है, वो चार दीवारी में वैल्यू एडिशन हो रही है या होती रहेगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। यानी वो जो बाइक मैं देख पा रहा हूं वो कौन सी गुड्स है? कौन सी गुड्स है? मुझे बोलो, इंटरमीडिएट गुड्स है। बात समझ आई? तो यहां पर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि कोई भी चीज इंटरमीडिएट गुड्स तब कहलाती है, पॉइंट नंबर 1, जब वो फैक्ट्री लाइन के अंदर है, यानी वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, यानी अभी भी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। समझ आई बात? यस सर। दूसरी चीज, अगर कोई भी ऐसी चीज आप खरीदते हो जिसका मेन पर्पस है उसको बेचना, बोले तो रीसेल करना, वो हर चीज क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। इसका मतलब सर इंटरमीडिएट गुड्स के दो नेचर होते हैं। हाँ दोस्तों, दो नेचर होता है। बताओ पहला नेचर क्या था? पहला नेचर था कि अगर वो फैक्ट्री लाइन बाउंड्री के अंदर है, यानी जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि अगर कोई गुड्स हम खरीदते हैं रीसेल करने के पर्पस से, पुनः बेचने के लिए, तो वो भी हमारे लिए कहलाएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगी। बात समझ आई? लेट सपोज ये मेरे पास 3 मार्कर हैं, ठीक है। अब ये क्या है? ब्लू कलर के, रेड कलर का और ब्लैक कलर का। अब ये 3 मार्कर अगर मैं मार्केट से खरीदता हूं इस पर्पस से कि मैं इन मार्कर्स को बेचूंगा, तो जानते हो जब मेरा पर्पस पहले से क्लियर है कि मैं इनको बेचूंगा, तो ये गुड्स मेरे लिए क्या कहलाएंगे? बताओ, ये गुड्स मेरे लिए कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स। सर एक बात बताओ, इन मार्कर में वैल्यू एडिशन तो होना बाकी नहीं है, ये तो फाइनल है, तो फिर हमने इसे इंटरमीडिएट गुड्स क्यों बोला? क्योंकि अब इसमें वैल्यू एडिशन तो अब होगी नहीं, तो भी आपने क्यों बोला इंटरमीडिएट? मैंने क्या बोला? इंटरमीडिएट गुड्स 2 टाइप के होते हैं। पहला जिसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है, और दूसरा कि अब वैल्यू एडिशन नहीं होगी, बट मैं इसको जब खरीद रहा हूं तो इस पर्पज से खरीद रहा हूं कि इसको मैं पुनः बेचूंगा, यानी रीसेल करूंगा, तो भी वो क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। बोलो यहां पर आप लोगों को बात समझ रही है? तो अब आइंदा से कोई भी
पूछे आपसे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, तो मन में बैठा लेना दो चीजें। पहली चीज होती है उसको दोबारा बेचना है, और दूसरी चीज होती है कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको अभी भी वैल्यू ऐड करेंगे, यानी उसमें वैल्यू एडिशन होना बाकी है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। समझ आए? अब आओ पढ़ो। दोस्तों मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं जानते हो? ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इकोनॉमिक्स इजी है यानी मेरी फैमिली का एक भी मेंबर एग्जाम में एक नंबर भी छोड़ कर आए। ठीक है, आओ इधर देखो क्या लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स इट रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर, दो चीजें। पहला रीसेल पर्पस, यानी गुड्स अगर हमने परचेज किया रीसेल पर्पस के लिए तो क्या कराएगा, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। जैसे मिल्क खरीदा है डेयरी शॉप वाले ने, सोचो डेयरी वाले ने अगर कोई मिल्क खरीदा है तो वो क्यों खरीदा, खुद पिएगा या बच्चों को पिलाएगा? सर डेयरी वाले ने खरीदा मतलब बेचेगा, तो वो उसके लिए कौन से गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। ठीक है, दूसरा है वैल्यू एडिशन, यानी अभी भी उसमें कोई काम होना बाकी है। जैसे मैं वैल्यू एडिशन बोला करूं ना तो आप याद कर लेना मेरे वो फैक्ट्री वाला एग्जांपल। ठीक है, तो क्या है, गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, हमने गुड्स खरीदे लेकिन अभी उसमें और भी कुछ प्रोडक्शन होना बाकी है। एग्जांपल, मिल्क आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। अब एक हलवाई वाला है, हलवाई वाले ने दूध खरीदा, तो वो दूध खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है जानते हो? दूध को दूध बना के नहीं बेचेगा, बल्कि दूध में चीनी डाल के वो मिठाई बना के बेचेगा, यानी अभी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करेगा। दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सर एक बात नहीं जमी, कौन सी बात नहीं जमी बताओ? सर उसने दूध खरीदा, दूध की तरह बेचेगा, मतलब मैंने दूध खरीदा और दूध सीधा सीधा बेच दिया, क्या गुड्स है, इंटरमीडिएट। क्योंकि मैंने जब खरीदा तो क्या पर्पस था, रीसेल, वो इसमें कवर हो जाएगा। अब मैंने दूध खरीदा बट मैं दूध को दूध की तरीके से नहीं बेचूंगा, दूध में कुछ चीजें इंग्रेडिएंट्स डाल के मैं उसकी एक शेप को चेंज कर दूंगा, मतलब उससे मिठाई बना दूंगा और मिठाई बना के बेचूंगा, तो भी वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। तो भी क्या है, इंटरमीडिएट। लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, वैल्यू एडिशन, कि उसमें हमने और भी ज्यादा चीजें वैल्यू ऐड कर दी और फिर बना के परोस दी, यानी वैल्यू एडिशन। बात समझ लो, तो भी क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अब अगर कोई भी पूछे, चलो आओ मेरे साथ आ जाओ, अगर बोले कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है तो आंख बंद करो और जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ दो चीजें क्या होती हैं। सर आंख बंद करके कैसे कमेंट करें, अरे कर दो ना यार। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सी दो चीजें होती हैं इंटरमीडिएट? पहला, जिसको हम रीसेल कर सकते हैं, दूसरा जिसमें अभी भी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। बस आप जिंदगी में कभी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं भूल पाओगे, ये मेरा वादा है। आ जाओ फाइनल पे। फाइनल गुड्स क्या होते हैं दोस्तों? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनली अल्टीमेट कंज्यूमर उनको बाय करता है, यानी अब उससे हमें कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं करनी है। ठीक है, सॉरी, फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करनी है। जैसे कि मैं जिस बाइक का एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो हीरो की कोई बाइक मैंने खरीदी, तो क्या वो फैक्ट्री के अंदर खरीदी या शोरूम में खरीदी? सर शोरूम में खरीदी, तो क्या जैसी बाइक शोरूम में आएगी क्या उसमें और भी चीजें लगानी बाकी होंगी? सर हाँ, हम तो जब भी बाइक खरीदते हैं ना सर, उसमें वो लगाते हैं, वो बड़े बड़े हॉर्न आते हैं ना, जिनको ऐसे करो लोग डर के एकदम नागिन डांस की तरह हिल जाते हैं रोड पर। ठीक है, हम तो रूट्स भी लगवाते हैं, हम उसमें साइड बल्ब्स लगवाते हैं, हम उसमें कई सारे चीजें करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अबे नालायको, लेकिन बाइक तो तुम्हें देता है ना वो तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसमें क्या करवाओ, वो एक अलग चीज है। बट बाइक कंपनी की तरफ से बाइक पूरी क्या होती है, रेडी होती है। तो यानी बाइक जब अल्टीमेट कंज्यूमर को मिलती है तो वो क्या कहलाती है, फाइनल गुड्स कहलाती है। क्या कहलाती है, फाइनल गुड्स कहलाती है। ठीक है, और दूसरी चीज, अब देखो इसमें भी ना दो चीजें होती है, कंज्यूमर गुड्स और फाइनल गुड्स। का मतलब क्या है, देखो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ज्यादातर कंज्यूमर्स खरीदते हैं। जैसे एक बात बताओ, क्या मेरी कोई बाइक की एजेंसी है, मतलब इकोनॉमिक्स इजी है, टीवीएस मोटर व्हीकल्स, क्या ऐसा है कुछ मेरा? ठीक है, लाइक इकोनॉमिक्स इजी है, मारुति सुजुकी, जियो जी भर के कुछ इस टाइप का मेरा नहीं ना। अब मेरी जो कंपनी है, सॉरी मेरा जो चैनल इकोनॉमिक्स इजी है, यहाँ पर मैं इस चैनल को रन करने के लिए देखो मैंने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा, मैंने ये डस्टर खरीदा, मैंने ये मार्कर्स खरीदे, मैंने कई सारे प्रोजेक्टर्स, अब आपको अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डिस्प्ले कराऊंगा, उसके लिए मैंने एक बहुत बड़ा टैबलेट खरीदा। ये सारी चीजें क्या है बताओ मेरे लिए? सर ये सारी चीजें आप रीसेल करोगे? नालायको, मैं रीसेल करूंगा क्या? नहीं सर, मैं क्या कर रहा हूं, उसको फाइनली खुद कंज्यूम कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए कौन से गुड्स कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगे, बिकॉज मैं उसका अल्टीमेट कंज्यूमर हूं। भाई मैंने जो अभी सैमसंग का टैब लिया है, अब उस टैब को जब मैं डिस्प्ले, अभी जब आपको मैं दिखाऊंगा ना, अभी स्क्रीन चलेगी, प्रेजेंटेशन जो आती है, तो वो पीपीटी जो है मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड होती है, मैं उसको वीडियो में इंसर्ट कर देता हूं। अब ये जो चीज़ है, इसको करने के लिए मुझे क्या खरीदना पड़ा, सैमसंग का टैबलेट खरीदना पड़ा। अब जब मैंने वो सैमसंग का टैबलेट खरीदा, तो ये बताओ वो मेरे लिए कौन से गुड्स होंगे? क्या मैंने वो टैबलेट रीसेल करने के खरीदा? नहीं। क्या वो मैंने वैल्यू एडिशन, अब उस टैबलेट के ऊपर मैं क्या मतलब कुछ और चीजें लगाऊंगा, कुछ टेक्निकल वगैरह कुछ करूंगा? नहीं सर, बल्कि वो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं,
बिकॉज क्योंकि वो कंज्यूमर गुड्स हैं, क्योंकि फाइनल कंज्यूमर मैं हूं, उसको मैं कंज्यूम कर रहा हूं, क्या है वो मेरे लिए फाइनल गुड्स हैं। ठीक है, बोलो बात समझ आई। मैं उसको रीसेल नहीं कर रहा हूं, वो खुद मैं यूज कर रहा हूं अपने लिए या आप लोगों के लिए, जो भी है वो क्या है मेरे लिए, क्या है मेरे लिए फाइनल गुड्स, बोले तो कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, अब कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ये वो गुड्स होते हैं जो हाउस होल्ड पर्पस के लिए लिए जाते हैं। जैसे मिल्क अगर घर में खरीदा गया, मान लो मेरे घर में, अब जैसे मैं अपनी खुद की हैबिट बताता हूँ, बचपन से लेकर आज तक मुझे सुबह सुबह दूध चाहिए होता है। जैसे मैं सुबह उठूंगा इसके बाद मुझे दूध चाहिए। ठीक है, और दूध मैं खाली नहीं पी पाता। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों से कोई चीज छुपा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं, मैं दूध खाली नहीं पी सकता, दूध के साथ बॉर्नवीटा चाहिए। ठीक है, बॉर्नवीटा मतलब नहीं होगा, कभी कभी क्या होता है ना, हमारे घर में बॉर्नवीटा खत्म हो जाता है तो मैं दूध पीता ही नहीं। अगर एक दो दिन बॉर्नवीटा नहीं आई किसी रीजन से, मान लो सब बिजी है कुछ भी है, तो मैं दूध ही नहीं पीता, क्योंकि खाली दूध मैं पी ही नहीं पाता, बॉर्नवीटा चाहिए तो मतलब चाहिए। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो मैंने दूध अपने घर में खरीदा या मेरे घर जो भी दूध आता है, अब ये दूध को क्या हम बेचते हैं जाके, या इकोनॉमिक्स इजी पे हम बोलते हैं जो अच्छा जो अच्छा अटैचमेंट नंबर लेकर आए हम दूध बेचेंगे 20-20 रुपए वाले, ऐसा होता है? नहीं, वो मैं खुद यूज करता हूं, यानी वो क्या है मेरे लिए कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, तो भैया अगर मिल्क खरीदा हाउस होल्ड ने तो वो उनके लिए क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, और फाइनल वो अल्टीमेट कंज्यूमर है तो वो उनके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। दूसरा है हमारे पास फाइनल गुड्स। अच्छा, ये क्या होते हैं फाइनल गुड्स? अब यहां पर जो फाइनल गुड्स लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ना। वैसे ये फाइनल गुड्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। ये जो फाइनल गुड्स लिखा है ना, इसको कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं कि कभी कभी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये बहुत बड़ा प्लांट परचेज करती हैं ताकि उससे कोई चीज का प्रोडक्शन किया जा सके। अब जैसे मैं बात करता हूं अपने पास मोबाइल के बैक कवर देखे आप लोगों ने, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल है और इस मोबाइल का जो बैक कवर है वो कुछ ये रहा। ठीक है, ये मोबाइल का एक बैक कवर है। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो बैक कवर बनाने वाली कंपनी है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये तो नॉर्मली जैसे नहीं होते रोड वगैरह पे बिकते हैं भाई, वहीं से लिया है। ठीक है, अब ये क्या था कि जब मैंने बैक कवर लिया तो मैंने पूछा कि भैया ये बैक कवर आप बनाते हो? बोले हाँ हमारी फैक्ट्री है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बैक कवर कैसे बना लेते हो? वो कहते हैं जैसे कोई भी नया मॉडल आया, ठीक है, अब जब वो नया मॉडल आएगा तो उस मोबाइल को हम क्या करते हैं, किसी से ले लेते हैं, किसी से लेकर मोबाइल को ना वो क्या करते हैं, वो देखिए अपनी चिकनी मिट्टी होती है जो खिड़कियों पर आप उखाड़ लेते थे, ठीक है, वो क्ले के ऊपर वो ऐसे मोबाइल को रखते हैं, तो इससे और फिर उसे दबा देते हैं। तो दबा देने से क्या होता है ना कि उस पर जो शेप होती है वो बनकर आ जाती है। तो जब वो शेप बनकर आती है फिर उसमें कैमरे वैमरे पर वो क्या करते हैं, सर्कल काट लेते हैं उतना वो, ठीक है, फिंगरप्रिंट के लिए वो सर्कल काट लेते हैं। और सर्कल काट लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो उनके पास एक मशीन होती है, सांचा जिसे बोलते हैं, मशीन में एक सांचा होता है, उस सांचे को उस शेप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस सांचे के ऊपर प्लास्टिक, पिघली हुई प्लास्टिक डालते हैं और फिर उसको हटाते हैं। तो ये कवर की फिर किनारी नारी वो जो नुकीली होती है उसको घिस घिस कर सही कर देते हैं और फिर एक बैक कवर बन जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो आप मशीन लेकर आए हो ये कितने की है? तो उन्होंने कहा ये मशीन हमें 5.5 से 6.5 लाख के बीच में पड़ी है। अब एक बात बताओ, उस फैक्ट्री वाले ने जो ये बैक कवर बनाएगा क्या वो सीधा बैक कवर बना सकता? नहीं, उसे तो एक मशीन की जरूरत पड़ेगी। आपने देखी भी होंगी, आपकी गली मोहल्ले में बड़ी बड़ी मशीन होती है जो जमीन में गड़ी होती है। तो वो जो मशीन लेकर आया वो बताओ उसके लिए कौन सी गुड्स होगी? सर वो फाइनल गुड्स होंगी, बट फाइनल में कंज्यूमर गुड्स नहीं होंगी, वो होंगी प्रोड्यूसर गुड्स। अच्छा एक काम करो, ये जो फाइनल गुड्स यहां लिखा है ना इसको काट के कर दो प्रोड्यूसर गुड्स। दोस्तों इस चीज को सही कर दो, प्रोड्यूसर गुड्स। तो एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती है आपकी प्रोड्यूसर गुड्स। तो क्या हुआ कि जो मशीन उसने खरीदी क्या वो उसको बेच रहा है? नहीं सर। क्या वो उसमें वैल्यू एडिशन कर रहा है? नहीं, बल्कि वो उस मशीन से कुछ प्रोडक्ट बना रहा है और फिर उस प्रोडक्ट को बेचेगा। ध्यान देना, मशीन को नहीं बेच रहा, मशीन से बने हुए प्रोडक्ट को बेच रहा है। तो जो मशीन से उसने प्रोडक्ट बनाए वो उसके लिए कहलाएंगे इंटरमीडिएट गुड्स, बट वो जो मशीन उसने खरीदी वो कहलाएगी उसके लिए प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स में भी क्या? फाइनल गुड्स। तो वही लिखा हुआ है प्रोड्यूसर गुड्स। परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स बाय अ फर्म फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे कि कोई मशीनरी परचेज के फॉर्म ने, तो वो उसके लिए क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स। और प्रोड्यूसर गुड्स में भी क्या है? फाइनल गुड्स। यहां तक समझ आया आप लोगों को? बिल्कुल चल सकता होगे? यस सर, बिल्कुल आप आगे चल सकते हो। ठीक है, तो यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर हो गई? यस। तो अब आप एक बात बताओ कि बताओ कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं और फाइनल गुड्स क्या होते हैं। एक केस स्टडी पूछूं मैं आपसे, देखते कौन सा ही आंसर देगा। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है, डिस्प्ले नहीं होगा, मैं बोलूंगा और जैसे मैं बोलूंगा आप वीडियो को पॉज करना फिर उसका आंसर देना, ठीक है, फिर देखते हैं किस किस का आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ, एक ढाबे वाले ने आपने दिल्ली का तो एक खबर सुना होगा ना, बाबा का ढाबा, बहुत वो मतलब पॉपुलर होता, मालवीय नगर का केस था, दिल्ली का ही वो केस था। तो बाबा के ढाबा में जो बाबा थे उन्होंने क्या किया, आटा खरीदा और पनीर खरीदा,
क्योंकि वो आटे से रोटी बनाएंगे और पनीर से पनीर की सब्जी बनाएंगे। तो बताओ जो उन बाबा जी के द्वारा खरीदा हुआ वो पनीर और वो जो आटा है वो कौन से गुड्स कहलाएंगे? ठीक है, मैं 5 सेकंड तक मौन व्रत धारण कर लूंगा, वीडियो को पॉज करना और नीचे कमेंट करना। ठीक है, 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। फिनिश हो गए 5 सेकंड। जिनको आंसर देना था उन्होंने वीडियो को पॉज करके आंसर दे दिया होगा। अब मेरी बात को सुनो, जिन लोगों ने आंसर दिया इंटरमीडिएट गुड्स वो सभी लोग सही हैं, और जिन्होंने दिया फाइनल गुड्स वो गलत है। कोई बात नहीं, गलत हो समझो क्यों गलत हो। देखो वो इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए हैं क्योंकि जो बाबा ने जो आटा खरीदा, जो पनीर खरीदा, क्या वो खुद के लिए खरीदा? नहीं ना, वो तो उसको में क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे और फिर वैल्यू एडिशन करके उसको बेचेंगे। यानी वो वैल्यू एडिशन भी करेंगे और फिर वैल्यू एडिशन करने के बाद वो उसको बेचेंगे। इट मींस साफ जाहिर हो रहा है ये कौन से गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है। कौन से गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। समझ आई बात? ठीक है सर, एक एग्जांपल और दो, अब हम सही आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यही स्पिरिट आपके अंदर चाहता हूं, अब देना सही आंसर। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम गलत दिया था अब सही दे दो, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम भी सही दिया था वो दोबारा दो सही। ठीक है, आपको हारना थोड़ी है। अब सुनो, अब मेरा एग्जांपल ये है कि एक टैक्सी ड्राइवर ने शोरूम में जाके एक ऑटो खरीदा और वो उस ऑटो को खुद चलाएगा और उससे पैसे कमाएगा। ठीक है, लाइवलीहुड उसका जो सोर्स है वो वही ऑटो है। तो उस टैक्सी ड्राइवर के द्वारा ऑटो खरीदना उसके लिए कौन से गुड्स कहलाएंगे, इंटरमीडिएट या फाइनल? देखते हैं कौन सा ही आंसर देगा। वीडियो को पॉज करो, 5 सेकंड का मौन व्रत धारण कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं दोबारा स्टार्ट हो जाऊंगा। चलिए, जिन लोगों ने सही आंसर देना था उन लोगों ने दे दिया, और जिनको नहीं देना होगा वो नालायकों की तरह बैठ के देख रहे होंगे कि सर अभी बोलेंगे। ठीक है, अब सुनो, एक बात बताओ, टैक्सी ड्राइवर ने जो टैक्सी खरीदी है क्या वो टैक्सी रीसेल करेगा? नहीं। क्या वो टैक्सी में अभी भी और कुछ वैल्यू एडिशन, टैक्सी को क्या हवाई जहाज बनाएगा? नहीं। तो क्या वो इंटरमीडिएट है? नहीं। क्या वो फाइनल है? और ये बताओ, अगर वो फाइनल है तो बताओ कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर गुड्स है? चलो सर, अब टैक्सी ड्राइवर ने जो टैक्सी खरीदी है वो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं करेगा, इसलिए वो कोई प्रोड्यूसर गुड्स नहीं है, बल्कि उसने वो अपने लिए लिए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को रन कर पाए। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना, ऐसा कुछ बच्चे कहते हैं कि वो अपने लिए खरीद रहा है। दोस्तों वो अपने लिए तो खरीद रहा है लेकिन वो लाइवलीहुड को रन कर रहा है, तो ये ना चाहते हुए भी प्रोड्यूसर गुड्स बन जाता है, कंज्यूमर गुड्स नहीं बनेगा। देखो अगर कोई आइटम आप अपने लिए खरीद रहे हो, ठीक है, लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है वो, बट आप अपने लिए खरीद रहे हो, तो ही वो कंज्यूमर गुड्स बनेगा। बट आपने कोई ऐसे गुड्स खरीदे हैं तो वो आपकी गुड्स, बट आप उससे अपनी दिनचर्या चलाओगे, जीवनचर्या चलाओगे, जीने का सहारा बनाओगे, तो वो बन जाती है प्रोड्यूसर गुड्स। देखो आंसर फाइनल गुड्स है, नो डाउट। जो टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी वो उसको बेच नहीं रहा, वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं कर, आंसर तो फाइनल गुड्स है। बट मैं फर्दर पूछ रहा था फाइनल में भी क्या, कंज्यूमर प्रोड्यूसर? सर प्रोड्यूसर, जरूरी नहीं कि कोई मैन्युफैक्चर कर रहा हो तो ही प्रोड्यूसर बनेगी, भाई वो उससे लाइवलीहुड रन कर रहा है। तो बताओ ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, अब हम चल सकते हैं आगे। तो वो टैक्सी ड्राइवर ने जो टैक्सी खरीदी वो उसके लिए क्या बन गई, प्रोड्यूसर गुड्स बन गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां पर समझ आ गई होगी। अब क्या है ना, मैं कुछ केस स्टडी डिस्प्ले करने वाला हूं और वो केस स्टडी एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, तो अब आपको उस केस स्टडी को क्या करना है, टैकल करना है और ये बताना है कि ये आपके लिए कौन से गुड्स हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, अब मैं वैसे आंसर डिस्प्ले कर देता हूं, आप ध्यान से देखना, जिससे आपके दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाए। वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपके भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आएंगे। तो मैं थोड़ा सा साइड होता हूं और आपको यहां पर अभी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, और आपका डिस्प्ले स्टार्ट होता है अब। चलिए, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर। अब एक पेपर खरीदा है पब्लिशर ने। पब्लिशर कौन होता है, जो बुक्स को प्रिंट करता है। तो बुक्स को प्रिंट करने वाले लोगों ने बुक्स बनाने के लिए पेपर खरीदा। तो एक बात बताओ, जो उन्होंने पेपर खरीदा है वो उससे क्या बनाएंगे, बुक्स, और बुक्स बना के वो क्या करेंगे, बेचेंगे। और जब वो बेचेंगे तो वही बात है, जब रीसेल का पर्पस आ जाता है तो वो बताओ कौन से गुड्स होता है, इंटरमीडिएट। तो वही लिखा हुआ ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। पेपर इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। केस क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले केस की ओर। सेकंड केस कर रहा है फर्नीचर परचेज बाय आ स्कूल। फर्नीचर परचेज किया है एक स्कूल वाले ने। तो अब एक बात हो, अगर स्कूल वाला फर्नीचर परचेज करेगा, तो उसके लिए कौन से गुड्स है? क्या स्कूल वाले के द्वारा खरीदा गया फर्नीचर रीसेल करेगा? नहीं। क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन करेगा? नहीं। तो जब दोनों चीजें नहीं तो वो कौन सी गुड्स बन गई, फाइनल गुड्स बन गई। समझ आ रही है बात? क्या बन गई, फाइनल। फाइनल में बताओ कौन सी, कंज्यूमर या प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है फाइनल गुड्स, क्योंकि अल्टीमेटली उसका वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, वो उसके लिए क्या कहलाएगी, इन्वेस्टमेंट गुड्स कहलाएगी।
अगला है मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने दूध खरीदा। अब एक बात बताओ, दूध जो खरीदा है हाउस होल्ड में, आपके घर में दूध आया तो क्या दूध बेचने के लिए आया है या दूध में वैल्यू एडिशन करोगे, उसका खोया बना के बेचोगे? नहीं सर। तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड्स। और फाइनल में भी क्या बन गया? कंज्यूमर गुड्स बन गया। तो वही लिखा है फाइनल गुड्स, इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन। इसके बाद है कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अब ये बताओ, जो कोल यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा, ये क्या होगा? आप लोग जरा सोचो इस बारे में, फिर मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, तो कोल यूज कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग फर्म, तो ये कौन से गुड्स है? अब ये बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोयला खरीद के उससे कोई प्रोडक्ट बना रही है, अल्टीमेटली उसमें क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वही लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन अ ऑफिस। अच्छा, ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। ये बताओ, ऑफिस में अगर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया तो क्या उसको बेचा जाएगा? नो सर। क्या उसमें कोई वैल्यू एडिशन की जाएगी? नो सर। तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड्स। अच्छा, फाइनल में बताओ, ये कंज्यूमर गुड्स बना या प्रोड्यूसर गुड्स बना? सर ये प्रोड्यूसर गुड्स बना, क्योंकि कंपनी में यूज हो रहा है, घर में यूज नहीं हो रहा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आगे लिखा हुआ है कोल यूज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड। अच्छा, घरों में भी कोयले का यूज किया जाता है। जिनके पास पुराने टाइम की प्रेसें पड़ी हुई है ना, तो उसमें कोयला डाल के आग लगा के, उसमें मतलब वैसे आग नहीं, आग लगा के प्रेस की जाती है। आपके घरों के आसपास जो दुकानें होंगी वो कोयले वाली प्रेस ही करते होंगे, क्योंकि वो अच्छी होती है, थोड़ा वजन ज्यादा होता है उनमें। हमारे आमतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेस है उनमें वो चीज नहीं होती है। तो अब बताओ कि वो जो कोयला खरीदा हाउस होल्ड ने, वो कौन से गुड्स हैं? क्या वो उसको रीसेल कर रहे हैं? नहीं सर। क्या वो उसको वैल्यू एडिशन कर रहे हैं? नहीं सर। तो ये क्या बन गया? फाइनल गुड्स। तो वही लिखा है, इट इज यूज्ड बाय फर्म, सॉरी, इट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। इसलिए क्या बन गया? फाइनल गुड्स बन गए। आगे आ जाते हैं, लिखा हुआ है मोबाइल सेट परचेज बाय अ मोबाइल डीलर। एक मोबाइल डीलर के द्वारा मोबाइल सेट को खरीदा गया। तो बताओ, मोबाइल सेट खरीदना एक मोबाइल डीलर के लिए क्या पर्पज रहा होगा? आपने नहीं खरीदा? नहीं सर, उसने बेचने के लिए खरीदा होगा। तो यानी वो क्या बन गया? रीसेल। रीसेल का मतलब क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। वही लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स, इट इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, केस क्लियर हो रहे ना? ठीक है, आगे 8th, परचेज ऑफ पल्सेस बाय अ कंज्यूमर। पल्सेस क्या होते हैं? दाल। कंज्यूमर के द्वारा दालें खरीदना। बताओ कौन से गुड्स हैं? सर दाल क्या वो बेचने के लिए खरीदा है? नो 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 नो। क्या वो उसको वैल्यू एडिशन करेगा? दाल में चावल मिला के शादी करवाएगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये कौन से गुड्स हो गए? फाइनल गुड्स। अच्छा, फाइनल में भी कौन से? कंज्यूमर गुड्स। वेरी गुड। तो ये लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। अच्छा, मैं पता है फाइनल के भी 2 टाइप क्यों बोलता हूं? जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए। अगर एग्जाम में लिख कर आओगे तो 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, अगला केस है चॉक डस्टर एक्सेट्रा परचेज बाय अ स्कूल। दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, या ये वाला जो केस है, बहुत कंट्रोवर्शियल केस है, क्योंकि कुछ बुक में मैंने खुद देखा है आंसर है इंटरमीडिएट, और कुछ बुक में इसका आंसर दे रखा है फाइनल। और ये पिछले 9 सालों से मेरे लिए बहुत बड़ा हर्डल बन चुका है। मतलब मुझे 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल है मेरे इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए। 9 सालों में जब जब क्वेश्चन आया, बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहा है, और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ क्या लिखा है? चॉक डस्टर स्कूल वालों ने खरीदा। ये बताओ, स्कूल वाले क्या इसमें कोई रीसेल करते हैं चॉक डस्टर का? क्या स्कूल में आपकी चौकें बिकती हैं? नहीं सर। क्या इससे कोई वैल्यू एडिशन होगा? यस। ये आपकी सर्विसेज में वैल्यू को ऐड करेगा। जैसे अगर मान लो मैंने ये मार्कर खरीदा, तो ये मार्कर मेरे लिए कौन से गुड्स होंगे? तो सोचने वाली बात है, अगर मैं पढ़ाना चाहता हूं और ये मार्कर ना हो तो क्या मैं पढ़ा सकता हूं? नहीं। मेरी सर्विसेज को देने के लिए मार्कर मेरे लिए बहुत एसेंशियल आइटम है। तो कहा जाता है कि आपकी कोई ऐसी सर्विसेज जो उसके बिना नहीं कराई जा सकती, उस प्रोडक्ट के बिना, तो वो प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा आपके लिए इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो कुछ बुक्स में लिखा होता है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और इस हमारे आंसर में भी हमने क्या लिखा है? इंटरमीडिएट गुड्स। रीजन क्या लिखा है? इट इज यूज्ड फॉर फर्दर वैल्यू एडिशन इन एजुकेशन। इससे हमारे एजुकेशन में और फर्दर क्या होगी? वैल्यू एडिशन होगी। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका सही आंसर जानते हो क्या है? दोनों ही है। ये फाइनल भी है और ये इंटरमीडिएट भी है। देखो, इंटरमीडिएट अगर है तो मैंने उसका रीजन क्या दिया कि ये हमारी एजुकेशन में फर्दर वैल्यू एडिशन करती है, इसलिए ये इंटरमीडिएट है। और अगर मैं कहूं ना कि चॉक डस्टर स्कूल वालों के लिए क्या है, तो मैं कहूंगा इंटरमीडिएट के अलावा ये फाइनल भी हो सकता है।
बट मैं फाइनल के लिए फाइनल जैसा रीजन दूंगा। जब मैं लिखूंगा ना इस केस का आंसर फाइनल गुड्स, तो मैं फाइनल गुड्स वाला रीजन जानते हो क्या दूंगा? मैं रीजन ये दूंगा, ये फाइनल गुड्स इसलिए है बिकॉज ये हम अपने पास अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो इसे हम वैल्यू एडिशन नहीं बोलेंगे, बल्कि ये फाइनल गुड्स है। फाइनल में भी कौन से गुड्स है? प्रोड्यूसर गुड्स है, बिकॉज इसको हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग या कह लो अपनी सर्विसेज देने में इसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो इसलिए फाइनल और फाइनल में भी कौन सा है बताओ? प्रोड्यूसर गुड्स है। तो आपके ऊपर है, आप जैसा आंसर लिख कर आओगे वैसा ही आपको क्या देना पड़ेगा? रीजन देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैंने अभी एनालाइज किया पिछले 9 सालों के अंदर, वो ये कि आंसर इसका फाइनल भी है, आंसर इसका इंटरमीडिएट भी है। बट इंटरमीडिएट के लिए इंटरमीडिएट वाला रीजन दो और फाइनल के लिए फाइनल वाला रीजन दो, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह हमारा अगला केस आता है फर्टिलाइजर यूज्ड बाय फार्मर। अच्छा, फार्मर जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, क्या वो रीसेल करेंगे? नहीं, बट हाँ वो अपनी क्रॉप का वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वैल्यू एडिशन। अब क्योंकि वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो फार्मर्स के द्वारा जो फर्टिलाइजर्स खरीदे जा रहे हैं या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो भी खरीद रहे हैं, वो उनके लिए क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। वही लिखा हुआ, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। फिर है प्रिंटेड परचेज बाय अ लेजर। अब ये क्या हुआ कि जैसे लेजर मशीन होती है, तो वो प्रिंटिंग कोई मशीन खरीदता है या प्रिंटर, ये प्रिंटेड लिखा हुआ है, प्रिंटर है ये भाई, प्रिंटर है ये, कि प्रिंटर परचेज बाय अ लेजर मतलब एक कंपनी कह लो या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री कह लो जो प्रिंटर बनाती है, तो उनके द्वारा कोई प्रिंटर का कोई कंपोनेंट खरीदा गया है, वो उनके लिए कौन सी गुड्स है? अल्टीमेटली वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि वो उसको क्या कर रहे हैं? रीसेल नहीं करेंगे, वो रीसेल नहीं करेंगे और वो उसका क्या वैल्यू एडिशन भी नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए क्या है? फाइनल। अब एक बात बताओ, मेरे यहाँ पर क्या है कि प्रिंटर्स हैं, ठीक है, मेरे ऑफिस में पूरा प्रिंटर है, सब कुछ है हमारे पास। तो जो प्रिंटर मैं खरीदता हूँ, कभी कभी उसकी कार्टेज खत्म हो जाती है, इंक खत्म हो जाती है, तो अगर मैं कार्टेज फिल करवा रहा हूँ, बताओ मेरे लिए क्या है? ये अल्टीमेटली फाइनल गुड्स है। फाइनल में भी कौन से गुड्स है? कंज्यूमर गुड्स है। गुड। अगला केस क्या है? व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल। व्हीट यूज्ड बाय फ्लोर मिल का मतलब क्या हुआ कि आपने देखा जो बर्गर बनते हैं, वो वाले नहीं जो आप खाते हो, वो वाले जो बर्गर जो पैक्ड होते हैं, वो वाले बर्गर हो गए, या फिर आपके बिस्किट्स हो गए या केक हो गए, तो ये बेकरी शॉप वाले क्या करते हैं ना, आटे को खरीदते हैं, क्योंकि वो चीजें आटे से और उसमें कई चीजें और डाली जाती है, तब जाके वो बनता है। तो उनके द्वारा फ्लोर मिल खरीदना यानी आटा खरीदना, क्या कौन सा गुड्स है? क्या वो उसको बेचेंगे? नहीं, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करके बेचेंगे। मतलब आटे से केक बना के, बिस्किट्स बना के वो उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। इसलिए ये गुड्स कौन से गुड्स है? इंटरमीडिएट गुड्स है। वही आंसर लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। नेक्स्ट है हमारा अनसोल्ड कोल। ये कोल है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, इसको सही कर लेना। कोल विद ट्रेडर एट द ईयर एंड, ठीक है। एक व्यापारी के द्वारा कोयला खरीदना, ठीक है, एक व्यापारी के द्वारा कोयला खरीदना जो अभी बिका नहीं है, तो कौन से गुड्स कहलाएगा? तो यानी वो उसके लिए क्या है? फाइनल गुड्स है, ठीक है। अनसोल्ड कोल विद द ट्रेडर एट द एंड फाइनल गुड्स है, क्योंकि अनसोल्ड जो है वो उसे इन्वेस्ट किया है, यानी वो इन्वेस्टमेंट गुड्स है, बोले तो प्रोड्यूसर गुड्स है, इसलिए वो क्या है? फाइनल गुड्स है। अगला है कॉटन यूज्ड बाय कॉटन मिल। अच्छा, कॉटन मिल में अगर हम कॉटन खरीद रहे हैं, तो अल्टीमेटली उससे कुछ ना कुछ कॉटन के कपड़े बनाए जा रहे होंगे, इसीलिए तो कॉटन खरीदा, तो उनके लिए ये क्या है? वैल्यू एडिशन है। और वैल्यू एडिशन जब होता है तो वो कौन से गुड्स कहलाते हैं? कौन से गुड्स कहलाते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। वही आंसर लिखा, इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सेम ईयर। नेक्स्ट, बस ये हमारे 14 केस थे अपने पास, ठीक है। तो बताओ यहां तक आपको जो बात है वो समझ आई? बोलिए, यहां तक कि आप लोगों को बात समझ आ गई है? तो आई होप कि आपको ये जो केस स्टडीज मैंने कराई है ये समझ आ गए होंगे और इनसे आपके दोनों के दोनों पॉइंट क्या हो गए होंगे? बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या कह रहा है वो सुनो ध्यान से। अगले टॉपिक में हमारा है स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, अब हमें ये जानना है। तो ध्यान से सुनो, स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या होता है? एक बात ना दिमाग में बैठा लो, क्योंकि कभी कभी ना छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम घबराए नहीं, क्योंकि हमें अपने बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बेस क्या है वो सुनो। अगर मैं कभी भी बोलूं, आपको एक डेट दे दूं और कहूं इस डेट पर बताओ क्या हुआ था, मैं आपको एक डेट दे दूं और कहूं इस डेट पर क्या हुआ था, तो समझ जाना ये है स्टॉक। जब भी मैं एक डेट दे दूं और पूछूं डेट पर क्या हुआ, स्टॉक। और जब मैं कहूं इस दरमियान क्या हुआ, मतलब 1 साल के गैप में आपके और आपके दोस्तों के बीच क्या संबंध बने, बताओ ये क्या है? ये कहलाता है फ्लो। मतलब इस 1 साल में आपके दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ हुई होंगी, झगड़े हुए होंगे, मार तोड़ाई हुई होगी, प्यार मोहब्बत हुई होगी, ये सब क्या है 1 साल के दौरान, दैट इज कॉल्ड फ्लो।
फ्लो और स्टॉक में बहुत बड़ा डिफरेंस है। याद रखना, स्टॉक एक रुकी हुई चीज है और फ्लो मतलब बहता हुआ, जैसे पानी की लहरें होती है ना। देख रहे हो मेरी स्टेप, देख रहे हो मेरे डांस के स्टेप, ठीक है, ये होता है फ्लो। इनको पढ़ाते पढ़ाते डांसर भी बन जाऊंगी इसे। और स्टॉक मतलब क्या होता है, बिल्कुल ठहरा हुआ, बिल्कुल ठहरा हुआ। फ्लो क्या होता है ये। तो चलो कमेंट करके बताओ मैं क्या बता रहा हूं, बोलो। फ्लो और ये स्टॉक, ठीक है। अब और समझाने के लिए दोस्तों, ये सब ना एक समझाने की ट्रिक्स होती हैं, ज्यादा मत समझना कि तुम्हारा जो टीचर है वो पता नहीं जोकर है क्या, कैसे समझाता है। अगर आपको समझाने के लिए जोकर भी बनना पड़ेगा तो मैं जोकर बनने को भी तैयार हूं, ठीक है। अब बात को सुनो, एक एग्जांपल सुना। क्या आप लोगों के घरों में पानी कहां से आता है? आप लोगों के घरों में पानी कहां से आता है? ऐसा तो नहीं कि बरसो रे मेघा मेघा, बादल आएंगे, मेघा मतलब बारिश आएगी तभी आपको घर में पानी मिलेगा। नहीं, हमारे घर में सर मोटर लगी हुई है और वो सीधा टंकी में पानी चढ़ाती है, फिर टंकी से नीचे हम नल वगैरह खोल के क्या करते हैं, नहाते धोते हैं। अब बात को सुनो, जब टंकी में पानी जाता है, जब टंकी में पानी जाता है, और मान लो आपके घर में 1000 लीटर की टंकी है, ठीक है, तो उस टैंक में जब पानी है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना वॉल्यूम है? 1000 लीटर्स है। क्या उसके बियॉन्ड भर जाएगा? अगर भरने की कोशिश करो तो वो क्या होगा, निकल जाएगा। बात समझो। तो टंकी में भरा हुआ पानी स्टॉक कहलाता है, टंकी में भरा हुआ पानी स्टॉक कहलाता है। और आपने नीचे वहीं से पाइप लेकर नल लगा रखा है और उसको टेप को ओपन कर दिया तो पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्लो। टंकी में भरा हुआ पानी स्टॉक, नल से निकला हुआ पानी फ्लो। आप समझ रहे हो, पानी फ्लो, रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, वो बह रहा है, वो चल रहा है, वो बह रहा है। दैट इज कॉल्ड फ्लो। समझ रहे हैं सर? एग्जाम में क्वेश्चन है स्टॉक फ्लो तो हम यही बोल देंगे, ठीक है। अब मैडम पूछेंगे हमसे वाइवा में कि बताओ स्टॉक फ्लो क्या होता है, तो हम सीधा बोल देंगे फ्लो स्टॉक। बेटा खींच के रट्टा पड़ेगा वहीं पे मैडम का। बात समझ जाना, ठीक है। ऐसा मत करना, ये सिर्फ समझाने के लिए भाई, हम तो मुद्दे की बात पर आते हैं, ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है वो सुनो। अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको चीज बोली जाती है तो स्टॉक है, और अगर ड्यूरिंग द ईयर बोली जाती है तो वो फ्लो है। सर ऐसे बात जमी नहीं है सर, कुछ जमा दो ना बात। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको जमाने के लिए कुछ आपके बेहतरीन एग्जांपल लेकर आता हूं। चलो, तो अब आपके एग्जांपल्स क्या है वो सुनो मेरी बात को ध्यान से। कोरोना वायरस चल रही है, हाँ सर कोरोना वायरस चल रहा है और चलता रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, एक साल में, यानी कोरोना वायरस में लॉकडाउन हुआ था 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च से लेकर, मतलब ये कह लो, मैं कह सकता हूं ईयर 2020 से 2021 तक, 2020 से 2021 तक कुल केस कितने हुए भारत में? अगर मैं आपसे पूछता हूं 2020 से 21, यानी एक पूरा साल है, ड्यूरिंग द ईयर कितने एक्टिव केस थे, कितने डेथ केस थे और कितने जो रिकवरी के केस थे, बता दो कितने थे एक साल के दरमियान। इसका मतलब यहां पर एक दिन का नहीं पूछ रहा, बल्कि एक पूरा पीरियड दे दिया उसने, पूरा एक साल दे दिया। दैट मीन्स फ्लो। क्योंकि फ्लो क्या बोलता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब वो टाइम बीत जाता है उसके बाद आप एनालाइज करते हो पिछले गत वर्षों में क्या हुआ। दैट इज कॉल्ड फ्लो। अब मैं आपसे एक और एग्जांपल देता हूं। ये बताओ कि 22 दिसंबर 2020 को कोरोना के कितने केस हुए? यानी कि मैं एग्जैक्टली उस डेट को पूछ रहा हूं कि उस डेट को कितने टोटल केसेस हुए। तो याद रखना, जब मैंने उस डेट के बारे में बात की है कि उस पर्टिकुलर डेट में कितने केस हुए, तो वो कहलाता है हमारे पास स्टॉक। यानी स्टॉक फोकस करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, और फ्लो कहलाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर, कि जब वो टाइम निकल गया तब हम पीछे की हिस्ट्री चेक कर रहे हैं कि पिछले साल क्या हुआ था, और जो अभी उस एग्जैक्टली डेट पर क्या हुआ वो कहलाता है स्टॉक। यानी 22 दिसंबर 2020 को कितने एक्टिव केस थे, इसका मतलब वो है स्टॉक, क्योंकि पर्टिकुलरली उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। और फ्लो का मतलब क्या है कि जो टाइम बीत चुका है और वो टाइम एक ईयर, एक गैप में है, वो क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। बात समझ आई? सर आपने 22 दिसंबर क्यों लिया? बिकॉज 22 दिसंबर को मेरे बर्थडे है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन विश करेगा। आज इधर स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक क्या बोलते हैं? इट रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों इस पर फोकस कर लो, आप जहां भी लिखोगे ना वहां पर इसको अंडरलाइन कर लेना, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके पास अगर मेजरमेंट होती है तो दैट इज कॉल्ड स्टॉक। एग्जाम्पल भी दे रखा है। अच्छा, स्टॉक स्टैटिक इन नेचर होता है, क्यों? क्योंकि ये एक बार हो गया बस बात खत्म। एग्जाम्पल देखो, स्टॉक ऑफ गो डाउन एज ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को उस पर्टिकुलर डेट को स्टॉक में कितना माल था, यानी जब मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, इट मींस वो क्या है, स्टॉक है। तो ये एग्जांपल किसका बन गया? स्टॉक का। दूसरा, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 के दिन, 31 मार्च 2021 के दिन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? क्या एग्जांपल बना? स्टॉक का।
मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है। नेशनल वेल्थ, इनकम नहीं बोला, नेशनल वेल्थ, भारत की कितनी कुल संपत्ति है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर होती है। टोटल नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट एज ऑन 1/4/2021, यानी 1/4/2021 उस पर्टिकुलर डेट पर कोरोना वायरस में कितने एक्टिव केस थे, कितने रिकवरी हुए, क्या थे, ये सारी चीजें, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर फोकस कर रहे हैं। दैट मींस स्टॉक। बात समझ, सभी एग्जांपल में आप फोकस करो, उस दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस पीरियड की नहीं, उस एक सेशन की बात नहीं कर रहे, उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो क्या है, स्टॉक है। बात करते हैं फ्लो की। फ्लो क्या होता है, लिखा हुआ है इट रेफर टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर यानी हो जाने के बाद। शाहजहां, मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा। अब शाहजहां ने क्या किया था, जो अपने किले बनवाए थे, जैसे उन्होंने क्या किया था, अपना ताजमहल बनाया था, फिर लाल किला भी बनवाया था उन्होंने। तो अब हम उसको एनालाइज करें कि उनके पास कितना टोटल एरिया था जिस पर वो उन्होंने अपने महल खड़े किए, यानी वो सब चीजें हो चुकी हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गया। इट मींस वो क्या है, फ्लो है। इसके एग्जांपल क्या है, पहले होती है डायनेमिक नेचर होता है भाई, टोटी से पानी गिर रहा है, टेप से पानी गिर रहा है, वो क्या है, डायनेमिक नेचर है, बार बार क्या रहता है, बदलता है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितने बच्चे पैदा हुए। अब क्या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है कि उस दिन कितने हुए, नहीं, ये तो एक साल की बात कर रहा है, कभी हो सकता है किसी महीने ज्यादा हुए, कभी किसी महीने कम हुए, इसीलिए क्या है, ये डायनेमिक है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये किसका एग्जांपल बन गया, फ्लो का। दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, नंबर ऑफ केसेस कोरोना इन इंडिया, कोरोना के टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में कितने, क्या बोला उस दिन कितने हैं, नहीं, यानी ये पूरे टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात कर रहे हैं, यानी पूरा फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मारुति कार मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग जनवरी 2021, मारुति कार ने कितनी कारें मैन्युफैक्चरिंग की जनवरी 2021। यार ना, ये पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जनवरी का महीना, एक पीरियड दे दिया, डेट नहीं दी, एक पूरा पीरियड दे दिया, यानी ये फ्लो है। इसके क्योंकि हो सकता है 1 जनवरी को कम बनाई हो, 2 जनवरी को ज्यादा बनाई हो सकता है 31 तारीख को ज्यादा बनाई हो सकता है 29 को कम बनाई हो, यानी ऊपर नीचे होता रहता है। इट मींस ये फ्लो है, क्योंकि यहां पर पूरा एक मंथ है, डेट नहीं है। नेशनल इनकम, यहां से एमसीक्यू बन सकता है कि नेशनल इनकम स्टॉक है या फ्लो है। नेशनल इनकम बताओ फ्लो क्यों है, जानते हो, क्योंकि नेशनल इनकम पूरे साल में एक बार निकाली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कहता कि उस दिन नेशनल इनकम कितनी थी, नहीं, उस साल नेशनल इनकम कितनी थी। अब साल में क्या होता है, कई महीने होते हैं, कई वीक्स होते हैं, कई दिन होते हैं, तो कभी नेशनल ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसलिए नेशनल इनकम किसका एग्जाम्पल बन गया, फ्लो का बन गया। ये फ्लो देखो, लहरें तो ये फ्लो, ये देख लो, ये फ्लो है। अब क्या है, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में हमने कितनी क्वांटिटी वीट की प्रोड्यूस की है। तो वही बात है, सारे एग्जांपल किसके हैं, फ्लो के। यानी आपको पूरा कुल मिला के फोकस क्या करना है, सर फोकस ये करना है कि फ्लो का मतलब होता है स्टॉक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो का मतलब होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब वो टाइम निकल गया उसके बाद एनालाइज करें कि वो कितना था, ठीक है। तो बताओ यहां तक समझ आया आप लोगों को चीजें। अब मैं साइड हो जाता हूं, आप आराम से इसको नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक्स की ओर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जी हाँ दोस्तों, यहां पर हम बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि एक पर्सन के लिए जो इनकम होती है वो दूसरे के लिए खर्चा होता है, यानी एक के लिए खर्चा दूसरे के लिए इनकम, पहले के लिए इनकम दूसरे के लिए खर्चा, यानी ये चलता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि आप मार्केट से एक शर्ट खरीद के लेकर आए, तो आपने शर्ट को खरीदने के लिए क्या किया, पेमेंट की, तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंडिचर है। लेकिन जिस व्यक्ति से आपने शर्ट खरीदी है उस सेलर के लिए वो क्या है, इनकम है। फिर वो क्या करेगा, उस पैसे को फर्दर कहीं खर्च करेगा। यानी इकोनॉमी में ना जो पैसा है वो पूरा सर्कुलेट करता रहता है कई सारे सेक्टर्स के बीच में। तो आज हम वही पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि वो पैसा कहां कहां कैसे कैसे सर्कुलेट करता है, और इसी टॉपिक का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या नाम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान दो क्या होता है। अब इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो 3 पार्ट क्या क्या होते हैं, जैसे मैं एक काम करता हूं, आपको यहां डिवाइड करवा के बताता हूं इसके कितने टाइप होते हैं। दोस्तों सबसे पहला टाइप होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी। कौन सा टाइप होता है बताओ, 2 सेक्टर इकोनॉमी। यानी इसमें कितने सेक्टर होंगे इकोनॉमी में, सिर्फ 2 सेक्टर होंगे। जब हम बात करेंगे यहां पर अगला, तो एक होता है आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी। क्या होता है बताओ, 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, और एक पार्ट होता है जिसमें आपका आरबीआई बैंक इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है।
फिर आता है हमारे पास 4 सेक्टर इकोनॉमी। कितना सेक्टर इकोनॉमी? 4 सेक्टर इकोनॉमी। और जानते हो मजे की बात क्या है, हम अपनी आज की वीडियो लेक्चर में ये तीनों की तीनों इकोनॉमी करवा के दिखाएंगे। मतलब 2 सेक्टर इकोनॉमी से कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो सिखाऊंगा, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट और बैंक दोनों सिखाऊंगा, और 4 सेक्टर इकोनॉमी भी सिखाऊंगा। मतलब ये वीडियो हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दोस्तों एक बात बोलूं, अगर आपने ये वीडियो हमारी देख ली, इसके बाद आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना, ये मैं आपको वादा करता हूं और चैलेंज के साथ कहता हूं कि बिना पढ़े आपको सब कुछ आता होगा। ठीक है, वीडियो को टिल एंड तक देखना और ध्यान से देखना। चलिए अभी हम बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी की। देखो जब भी 2 सेक्टर की बात होगी तो हमारे पास 2 पर्सन होंगे। कौन कौन से? एक हाउस होल्ड सेक्टर होगा और एक हमारे पास कौन होगा? फर्म सेक्टर होगी। ठीक है, यानी जिसे हम इंडस्ट्री बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक यहां पर हाउस होल्ड बना देता हूं, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड ज्यादातर हाउस होल्ड लिखता हूं, तो मेरी हैबिट है हाउस होल्ड लिखने की। तो मैं यहां पर लिखता हूं हाउस होल्ड, ये आपका आ गया हाउस होल्ड। ध्यान से देखना दोस्तों, मैं बता रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट हलवा है, हलवा आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ साथ तरीके से पढ़ना। हाउस होल्ड होता है और एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। प्रोड्यूसर को हम फर्म भी बोल सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना। हम प्रोड्यूसर को फर्म सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो बताओ अभी जो हमारे पास 2 सेक्टर है कौन कौन से? सर एक तो आपका हाउस होल्ड है और एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड के पास आता है तो कहते हैं भाई मुझे ना लैंड चाहिए जिस जगह पर मैं फैक्ट्री खोलूं, मुझे लेबर चाहिए उसमें काम करने के लिए, मुझे एंटरप्रेन्योर स्किल्स चाहिए यहां पर, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीजें चाहिए। और आप लोग बताओ वीडियो को पॉज करके इन 4 चीजों को क्या बोलते हैं? इन 4 चीजों को एक कॉमन नेम होता है। आप लोग बताओगे कॉमन नेम क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है? बताओ सर। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को एक तो लैंड प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही है, एक लेबर प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही है, एक कैपिटल प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही है, और एक एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करवाता है, बिल्कुल सही। यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को 4 चीजें देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। समझ आई बात? अब जानते हो जो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है इसे बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। इसको क्या नाम देते हैं? फैक्टर सर्विसेज। बोलो बात आई समझे? फैक्टर गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हैं और फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा? इन 4 चीजों के बदले कुछ पेमेंट करेगा। यानी अब प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर को कुछ पेमेंट करेगा। क्या पेमेंट करेगा वो सुनो। वो कहेगा भाई जो तुमने मुझे लैंड दी है ना, इस लैंड के बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? रेंट दूंगा। जो लेबर दी है इनके बदले मैं तुम्हें वेजेस या फिर सैलरी दूंगा। कैपिटल के बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? इंटरेस्ट दूंगा। और एंटरप्रेन्योर के बदले मैं तुम्हें क्या दूंगा? प्रॉफिट दूंगा। मतलब देख रहे हो ये 4 चीजें, दुनिया में कोई भी चीज हो यही 4 कहलाती है हमारी फैक्टर पेमेंट। क्या कहलाती है? फैक्टर पेमेंट। यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने कंज्यूमर सेक्टर को क्या किया? फैक्टर पेमेंट किए। क्या किए? फैक्टर पेमेंट किए। बोलो यहां तक समझ आई आपको बात? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या दिए? फैक्टर सर्विसेज दिए। फैक्टर सर्विस में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर दिया। फिर प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसके अगेंस्ट क्या दिए? फैक्टर पेमेंट दिए। पेमेंट कैसे? लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर के बदले वेजेस एंड सैलरीज दी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया और एंटरप्रेन्योर को क्या दिया? प्रॉफिट दिया। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। यहां तक बात समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आई है। अब एक बात बताओ, जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट की तो हाउस होल्ड सेक्टर की जेब में क्या गया? जेब में क्या गया? पैसा। क्या गया? पैसा। और जैसे ही पैसा आता है तो हम क्या करने लग जाते हैं? डिमांड। डिमांड मतलब खर्चा करने लग जाता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? कुछ खर्चा करना शुरू किया। जब वो खर्चा करेगा तो क्या लेगा? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा तो वो क्या करेगा? उसकी पेमेंट करेगा। और किससे खरीदेगा? हाउस होल्ड से खरीदेगा या फर्म से खरीदेगा? सर फर्म से खरीदेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर की जेब में जैसे ही फैक्टर पेमेंट पैसा आया उसने क्या किया? उसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, और जब उसने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे तो पेमेंट किसको की? प्रोड्यूसर सेक्टर को की। तो यहां पर उसने क्या किया? कुछ एक्सपेंडिचर किए। क्या किए? कुछ एक्सपेंडिचर किए, यानी कुछ खर्चा किया। खर्चा करके अब प्रोड्यूसर सेक्टर उस खर्चे के बदले क्या देगा? सर उसके बदले वो क्या देगा? इन्हें गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। भैया जब कंज्यूमर सेक्टर आपको पेमेंट कर रहा है तो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देने पड़ेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज देने पड़ेंगे। दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि बन जाता है 2 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और 2 सेक्टर कौन कौन से बताओ? हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर।
हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। बताओ ये समझ आया? मैं एक बार और समझाऊं। देखो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज दी, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिए। प्रोड्यूसर सेक्टर ने उसके अगेंस्ट क्या दिया, फैक्टर पेमेंट की, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दिया। जैसे ही हाउस होल्ड की जेब में पैसा आया, हाउस होल्ड ने खर्च करना शुरू किया, और खर्च किस पर किया, प्रोड्यूसर सेक्टर पे। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज दी। क्योंकि ये दो सेक्टर में रिलेट है तो इसे बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और दो सेक्टर कौन से, फर्म और हाउस होल्ड। बताओ कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना? मैं जानता हूं आपको होगी भी नहीं। ठीक है, अब आपको एक राज की बात बताऊं, यहां से एक छोटा कॉन्सेप्ट और हमारा बन गया, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। कौन सा फ्लो, रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। अच्छा मैं एक बात बोलूं, एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। अब आपको एक चीज बताता हूं, दो टाइप के फ्लो होते हैं, इससे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएगा। एक आपका होता है मॉनेटरी फ्लो। कौन सा फ्लो होता है, मनी फ्लो। और एक होता है आपका रियल फ्लो। एक आपका क्या होता है, रियल फ्लो होता है। दोस्तों मुझे जरूरत नहीं है कि मैं इसके बारे में डेफिनेशन लिखूं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत लंबा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज देते हो तो बदले में आपको पैसा मिलता है। क्या बोल रहा हूं कि एक इंडस्ट्री प्रोड्यूसर अगर कंज्यूमर को गुड्स एंड सर्विसेज देता है तो बदले में फैक्टर पेमेंट जो मिलती है वो कैश में मिलती है। दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। समझ आई बात? रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो वो होता है कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं और हाउस होल्ड सेक्टर में बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, बदले में भी गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, यानी यहां पर पैसा नहीं आया, इसको बोलते हैं रियल फ्लो। ठीक है, अब आप बताओ 1 2 3 4 में से कौन सा मनी फ्लो है और कौन सा रियल फ्लो है? सर हमें समझ आएगा, मनी फ्लो मतलब जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, और रियल फ्लो जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, एक तरह से बार्टर सिस्टम होता है। तो मैंने 1 2 3 4 कर दिया, आप लोग कमेंट करके बताओ मनी फ्लो कौन सा, रियल फ्लो कौन सा 1 2 3 4 के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दो, क्योंकि अब मैं इसका आंसर बताने आ रहा हूं। बताओ आंसर, चलिए बता देता हूं। तो देखो ये बताओ, 1 फैक्टर सर्विसेज में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिया, क्या कोई पैसे का इन्वॉल्वमेंट हुआ? नहीं हुआ। यहां तो सिर्फ हमने क्या दिया, सर्विसेज दिए हैं। तो जब हमने सर्विसेज दिए तो ये कौन सा फ्लो बन गया, हमारा रियल फ्लो बन गया, क्योंकि यहां पर कोई पेमेंट नहीं हुई है, पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ है। बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। अच्छा रेंट पैसे में दिया होगा, वेजेस पैसे में, इंटरेस्ट पैसे में, प्रॉफिट पैसे में, यानी यहां पैसा इन्वॉल्व हुआ। तो जो सेकंड पॉइंट है वो किस में कवर होगा, मनी फ्लो में। सेकंड पॉइंट किस में कवर होगा, मनी फ्लो में, क्योंकि यहां पैसा इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद इन्होंने कुछ खर्चा किया, तो जब इन्होंने कुछ खर्चा किया तो एक्सपेंडिचर किस में क्या हुआ, पैसों में क्या हुआ, पैसों में क्या होगा। तो पॉइंट नंबर 3 भी किस में आ गया, मनी फ्लो में आ गया। और इन्होंने बदले में क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या कोई पैसा होता है, वो तो एक सामान या कोई सर्विसेज होता है, यानी ये किस में आ गया, रियल फ्लो में। यानी कि 1 और 4 रियल फ्लो है और 2 और 3 क्या है, मॉनेटरी फ्लो है। याद रखना ये चीज। मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, जिसमें प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है और बदले में पेमेंट रिसीव करता है। ठीक है, पेमेंट मतलब पैसा, तो वो बन गया मनी फ्लो। और रियल फ्लो वो तो है जब प्रोड्यूसर सेक्टर कंज्यूमर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज देता है और बदले में भी हाउस होल्ड सेक्टर से वो क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इन्वॉल्व नहीं होता, रियल फ्लो। मैंने बता दिया मनी फ्लो के एग्जांपल 2 3 है और रियल फ्लो के एग्जांपल 1 और 4 है। बोलो यहां तक क्लियर है? यस सर। अब चलते हैं आगे। और ये सेक्टर इकोनॉमी कौन सी सेक्टर इकोनॉमी है, 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो यहां पर हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है। बोलो समझ आया? अब बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी। अच्छा 3 सेक्टर में गवर्नमेंट और बैंक दो अलग अलग चीजें हैं, मैं दोनों बताता हूं आपको। अब एक बात सुनो, यहां पर जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने फैक्टर पेमेंट की तो हाउस होल्ड के पास क्या है, पैसा। क्या है, पैसा। तो अब हाउस होल्ड क्या कहेगा कि भाई इस पैसे को घर पे रखना सेफ नहीं है, एक काम करते हैं कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि हमें इंटरेस्ट वगैरह मिले। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, उसकी एफडी बना लेता है या सेविंग बैंक अकाउंट में डाल देता है, जिससे कुछ इंटरेस्ट ब्याज वगैरह मिलने लग जाता है। तो बीच में एक आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर, और वो फाइनेंशियल सेक्टर का नाम क्या है, बैंक। बताओ उस फाइनेंशियल सेक्टर का नाम क्या है, बैंक। तो बैंक क्या बोलती है, बैंक कहती है भैया हाउस होल्ड तुम्हारे पास जो पैसे आए हैं ना, तुम अपने पास मत रखो, तुम वो पैसे हमको दे दो और हम बदले में तुम्हें क्या देते रहेंगे, ब्याज देते रहेंगे। अब क्या है, बैंक के पास पैसा आ गया, कहां से आया, हाउस होल्ड सेक्टर से। तो प्रोड्यूसर सेक्टर को कल को अगर पैसों की जरूरत पड़ती है अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, तो वो पैसा किससे उधार मांगेगा, बैंक से। तो फिर ये बैंक पैसा किसको दे देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को देती है, और बीच में खुद भी कुछ कमाती है, जिसे बोलते हैं स्प्रेड।
SPREAD। बैंक जो खुद इनकम कमाती है उसे बोलते हैं स्प्रेड। दोस्तों टेंशन नहीं लेना, मनी वाला पार्ट, ये जो बैंकिंग वाला पार्ट है ना, ये मैं आपको अगले चैप्टर मनी एंड बैंक में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, डिटेल के अंदर, इसे टेंशन मत लो, जो बता रहा हूँ बस उतना समझ लो, ठीक है। तो क्या हुआ कि हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो पैसा आया वो कहां डिपॉजिट करा दिया, बैंक में। फिर बैंक ने वही पैसा फर्दर किसको दे दिया, लोन के रूप में प्रोड्यूसर को दे दिया। तो जो ये तीसरा व्यक्ति आ गया, और ये बताओ 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, और ये क्या बन गया 3 सेक्टर। तो 3 सेक्टर मैंने अभी आपको कौन सा वाला पार्ट करा दिया, बैंक वाला पार्ट करा दिया। यार बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। अब गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट सेक्टर पता है क्या बोलती है, गवर्नमेंट कहती है अच्छा एक बात बताओ, हाउस होल्ड सेक्टर को पकड़ती है और प्रोड्यूसर सेक्टर, दोनों को पकड़ती है, और दोनों को पकड़ के वो एक बात पूछती है। वो बात क्या पूछती है, वो कहती है हाउस होल्ड सेक्टर एक बात बताओ, तुम्हारे पास यहां से क्या आया, पैसा, फैक्टर पेमेंट, तो तुम्हें क्या हुआ, इनकम हुआ। अब क्योंकि इनकम हुआ तो दे दो भैया इनकम टैक्स, दे दो भैया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, टेंशन नहीं लेना, टैक्स वाला पॉइंट मैं आपको गवर्नमेंट बजट में बताऊंगा, ठीक है। अभी जितना होता है बस उतना समझो, डिटेल डिस्कशन के लिए आगे की वीडियो में हमसे संपर्क करें, ठीक है। आओ, तो हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आया, ये देख रहे हो ना, पैसा आया था फैक्टर पेमेंट के रूप में, तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता है, और ऐसे टैक्स को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। इसने क्या पे किया बताओ, इनकम टैक्स पे किया, किसने, हाउस होल्ड सेक्टर ने, क्योंकि इसके पास क्या आई थी, फैक्टर पेमेंट आई थी। फिर गवर्नमेंट की नजर कहां जाती है, प्रोड्यूसर के पास, और कहते हैं प्रोड्यूसर भैया तुम कहां जा रहे हो, तो प्रोड्यूसर कहते हैं अच्छा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, बोलते भैया कंज्यूमर सेक्टर ने तुम पर भी तो खर्चा किया था, तुमसे भी तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे, तो तुम्हें भी तो इनकम हुई, भैया खर्चा तो हाउस होल्ड के लिए है, तुम्हारे लिए तो इनकम है। प्रोड्यूसर कहता है ले बेटा तू भी आ जा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर बोलता है कि हाँ भाई बताओ कौन कौन सा टैक्स आपको चाहिए, तो यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर भी गवर्नमेंट सेक्टर को क्या पे करता है, टैक्स पे करता है। लेकिन जो प्रोड्यूसर सेक्टर पे करता है उसको डायरेक्ट टैक्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। यानी जब हाउस होल्ड सेक्टर जो टैक्स पे करता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो टैक्स पे करेगा वो कौन सा पे करेगा बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। मैं आपको गवर्नमेंट बजट में बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। अभी मान के चलो डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। तो गवर्नमेंट बोलेगी भैया एक बात बताओ, तुमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की हेल्प से पैसा कमाया, ये सब किसने प्रोवाइड कराया, हमने प्रोवाइड कराया। हम ना होते तो तुम कर पाते, ये बताओ। अगर मैं ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी रोड ना बनाता, क्या तुम अपना माल कहीं से ला पाते, बोलो बात तो सही है। अगर तुम्हारे लिए हाईवे ना बनाता, क्या तुम माल तुरंत ला पाते, बात सही है। तो गवर्नमेंट कह रहे क्या निकालो, टैक्स निकालो, और वो सारे टैक्स क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल देता हूं, एक्साइज ड्यूटी का, कस्टम ड्यूटी का, और आपके डिफरेंट जीएसटीज हो गए, ये सारे होते हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या लिया, इनडायरेक्ट टैक्स लिया। अब बताओ ये जो व्यक्ति है ये क्या है, दोस्तों गलती मत करना, ये 4 सेक्टर नहीं है। अब क्या होगा ना कि जब मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो बैंक को छुपा दूंगा। अब बताओ कितनी हो गई, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट। इसीलिए अभी भी किस में आएगा, 3 सेक्टर में आएगा। 3 सेक्टर में जब गवर्नमेंट की बात आएगी तो बैंक को इग्नोर मार देंगे, जब बैंक की बात आएगी तो गवर्नमेंट को इग्नोर मार देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमने अपने पास 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कवर अप कर लिया। बोलो बात समझ आई। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है, इकोनॉमिक्स ऐसे ही नहीं है। और दोस्तों जितने सिंपल तरीके से आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो, इससे ज्यादा सिंपल तो हम अकाउंट्स कर देते हैं। जो बच्चे कॉमर्स के हैं ना, जो हमसे वीडियो देख रहे हैं कॉमर्स वाले, उनके लिए अकाउंट्स के लिए भी मैं आपको बता दूं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, बट वो पेड कोर्सेज है, एक नॉमिनल सी फीस है, पे करो भैया और पूरे अकाउंट्स की क्लासेस एक्सेस करो। इससे भी ज्यादा इजी तरीके से पूरी अकाउंटेंसी कंप्लीट कराई हुई क्लास 11 क्लास 12 के लिए। एक बार विजिट जरूर करना, नॉमिनल सी फीस हमने चार्ज करके आपके लिए फायदे का सौदा है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने बिल्कुल इन डेप्थ में स्टडी कराई हुई, इन डेप्थ के अंदर कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है उसका। और वादा करता हूं जिन लोगों ने हमसे अकाउंट्स के कोर्स को परचेज किया है उनके 90+ तो आएंगे, अगर वो बताए हुए तरीके से करेंगे तो, ठीक है। आओ इधर, अब ये समझ आ गया, क्लियर है यहां तक। अब बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी की। अच्छा 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि कभी कभी अब ये जितनी ट्रांजैक्शन हो रही है ये कहां हो रही है, देश के अंदर हो रही है, मतलब इंडिया में हो रही है। मान लो कि हाउस होल्ड सेक्टर आउटसाइड इंडिया का हुआ तो आउटसाइड इंडिया का हुआ, या मान लो कि प्रोड्यूसर सेक्टर ही हमारा आउटसाइड इंडिया हुआ तो हो सकता है ना, पॉसिबल, बिल्कुल सर पॉसिबल है कि ये आउटसाइड इंडिया हो, यस बिल्कुल पॉसिबल है। अब क्या होगा कि अगर दोनों लोग आउटसाइड इंडिया होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति इंडिया में जरूर होना चाहिए,
कोई एक व्यक्ति इंडिया में जरूर होना चाहिए, दूसरा आउटसाइड होना चाहिए। अगर ऐसी ट्रांजैक्शन है तो ऐसे में क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। अगर ऐसे में मान लो हमारा हाउस होल्ड इंडिया में है और प्रोड्यूसर आउटसाइड इंडिया है, तो इनके बीच जो ट्रांजैक्शन लेन देन होगी उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और अगर मान लो प्रोड्यूसर इंडिया में बट हाउस होल्ड आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट आएगा तो या तो इसमें एक्सपोर्ट होगा या फिर उसमें इंपोर्ट होगा। इसी तरह यहां भी या तो एक्सपोर्ट होगा या फिर क्या होगा, इंपोर्ट होगा। तो अब क्या होगा ना कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन यानी डॉलर्स में पेमेंट होगी, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होगी, तो गवर्नमेंट का जो सर है ना वो नीचे हो जाएगा। क्यों नीचे हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए। ये पावर किसको दी गई, ये एक मोनोपोली पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को दी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी इंडिया का सेंट्रल बैंक है। क्या है, सेंट्रल बैंक है। दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बैंक और सेंट्रल बैंक के कॉन्सेप्ट, ये जो फंक्शंस भी बता रहा हूं, ये सब हम मनी एंड बैंकिंग में पढ़ेंगे, से टेंशन मत लेना, मनी एंड बैंकिंग में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अब क्या होगा, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन आई, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन आई, तुरंत कौन आ गया फ्रेम में, आरबीआई आ गया। आरबीआई ने कहा अच्छा बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रांजैक्शन मुझसे बिना पूछे कर रहे हो, ऐसा मत करना, मुझसे पूछो और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जो भी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, तो जो भी आपकी डॉलर, यूरो और पाउंड में पेमेंट हो रही है वो सारी पेमेंट मेरे चैनल से होगी और मैं बताऊंगा कि करना है या नहीं करना। कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। तो जैसे ही आरबीआई आ जाता है फ्रेम में, तो 1 2 3 और 4 ये क्या बन गई, 4 सेक्टर इकोनॉमी बन गई। यहां पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है। आरबीआई क्या बोलेगा कि भाई ऐसा है, तुम्हारे पास जो डीलिंग हो रही है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है, तुम्हारे ऊपर फेमा का रूल अप्लाई होगा। सर हेमा, अबे नालायको, फेमा, फेमा की फुल फॉर्म लिखो जरा, क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और तुम पे फेरा एप्लीकेबल हो जाएगा। सर ये क्या आप हेरा फेरी कर रहे हो, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फेमा एक होता है मैनेजमेंट एक्ट, एक होता है रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब इसमें साफ्टा नाफ्टा, अच्छा चलो छोड़ो, इतने टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, इतना आप लोगों को समझ आ गया। तो ये था हमारे पास 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। चलो अब आप लोग मुझे बताओ 2 सेक्टर में कौन कौन से लोग थे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। 3 सेक्टर में क्या थे, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, या तो गवर्नमेंट या बैंक। और 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट या बैंक, और एक कौन आ गई थी, आरबीआई। अरे बताओ समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, इसको आराम से नोट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। मैं साइड हो रहा हूं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। चलो दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ कि हमने अभी पिछले अपने सारे टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, ये बस आप समझो इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये वो टॉपिक है ना जिनमें दिमाग के पेच्चे लड़ जाएंगे। पेच्चे लड़ने का मतलब ये है कि आपको बड़ा ही दिमाग, अपना क्रिटिकल और एनालिटिकल नेचर रखना पड़ेगा। एनालिटिकल मतलब होता है कि आपको बहुत सोचना और समझना पड़ेगा, तब ये टॉपिक्स आपको समझ आएंगे। इसलिए मैं कहता था कि पूरी नेशनल इनकम को ना बड़ी जड़ से करना, जिससे इन टॉपिक्स में आपको दिक्कत ना हो। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 की क्लासेस ढंग से की हुई है, उनको ये टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं की उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर कि आपने हमारी सारी वीडियोस पिछली देख ली, उसके बाद आप इस वीडियो पर आए हो, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो। और अगर आपने कोई भी क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने हर क्लासेस का लिंक दे रखा है, जो देखने उस पर क्लिक करो और आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं जीडीपी का मतलब क्या होता है, जैसे हम कभी कहते हैं ना कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, कम हो रही है। वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमारी वीडियोस में कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, बट फिर भी एक बार मैं पूछता हूं कि बताओ जीडीपी का मतलब क्या होता है। तो यहीं पर वीडियो को पॉज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिखकर बताओ जीडीपी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, समझ जाओ यही वो स्टूडेंट्स हैं जो बाकियों से हटके काम कर रहे हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो देखेंगे और चलते रहने देंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ता सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। लेकिन जो 90+ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, जो भीड़ से हटके चलते हैं, वही कुछ हटके करते हैं। और आप ही लोग वो हो जो हटके कर रहे हो। यानी वीडियो को पॉज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताओ कि कमेंट करके बताओ कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। चलो मैं आपको बताता हूं, अगर आपने कमेंट करना होगा तो कर दिया होगा, नहीं करना होगा तो नहीं किया होगा। जीडीपी का मतलब होता है कि एक साल के अंदर एक देश में कितना प्रोडक्ट बनाया गया, यानी कितना प्रोडक्शन हुआ। जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होती है, ऐसा माना जाता है, देखो मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं ऐसा माना जाता है कि वो कंट्री उतनी ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है। क्या है, वेल डेवलप्ड है। जैसे अगर मैं 3 कंट्रीज को उठाता हूं, ठीक है, इंडिया,
चाइना और अमेरिका यानी यूएस। तो अब क्या होता है ना कि इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आउटडेटेड है। देखो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं, जो सच्चाई है, अब देखो हम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो सच्चाई से हमें अवगत होना पड़ेगा, हमें पता होनी चाहिए कि रियलिटी क्या है, ठीक है। हम वो इल्यूजन में नहीं जीना चाहते। यूएस और चाइना के कंपैरिजन, यस हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की कमी है और बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है इन दो कंट्रीज के कंपैरिजन। इवन कोरिया की भी बात करें तो हमारी टेक्नोलॉजी उससे भी ज्यादा आउटडेटेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यूएस में टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वहां का जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है। चाइना की बात करें तो चाइना में भी जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी है। तो क्या करते हैं ना कि इवन हमारा जो आईफोन भी है ना वो भी असेंबल चाइना में होता है। कहने को आईफोन कहाँ की यूनिट है, वो यूएस की यूनिट है, लेकिन उसकी असेंबलिंग कहां से कराई जाती है, चाइना से, क्योंकि चाइना का जो लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है वो कम है। तो इसलिए यूएस वाले यूएस कंपनियों ने टाई अप कर रखा है चाइना की कंपनियों के साथ कि वो असेंबलिंग का काम हमें करके देंगी। तो कहीं ना कहीं देखो हमने चाइना की हेल्प ली ना या यूएस की हेल्प ली, तब जाके इंडिया में क्या आया, आईफोन आया। अब एक बात हो, हम लोग आईफोन यूजर अगर आईफोन्स को खरीदते हैं तो अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, जिस कंट्री से वो बनकर आए जैसे चाइना और यूएस, उन कंट्री का जो जीडीपी का लेवल है वो बढ़ेगा क्योंकि हम उनकी डिमांड कर रहे हैं। हम Xiaomi के मोबाइल खरीदते हैं, माइक्रोमैक्स के खरीदते हैं, ये सब क्या है, ये कोई इंडियन ब्रांड नहीं है, ये बाहर की ब्रांड्स है। इससे बाहर की कंट्री को क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहां का प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है। हम जितनी डिमांड करेंगे वो लोग हमें क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और हमारे लिए वो क्या है, इंपोर्ट है। तो अल्टीमेटली जीडीपी का मतलब क्या समझे आप लोग, जीडीपी का मतलब होता है एक साल में किसी देश ने कितना प्रोडक्ट बनाया है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं प्राइस से, तो क्या निकल के आता है, जीडीपी। जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होती है, ऐसा माना जाता है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं ऐसा माना जाता है कि वो कंट्री उतनी ही ज्यादा वेल डेवलप्ड है। तो आज की क्लास में हम डीएनए करने वाले हैं, मैं रिपीट करूं, आज की क्लास में हम डीएनए करने वाले हैं। डीएनए किस चीज का, कि क्या जीडीपी और वेलफेयर दोनों सेम होते हैं। मतलब अगर हम कभी भी बोलते हैं किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही है तो क्या रियलिटी में उस कंट्री की जो अर्थव्यवस्था वो वाकई में बढ़ती है। रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कंट्री में जीडीपी बढ़ रही है तो क्या ये जरूरी है कि उस कंट्री की इकोनॉमी भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। तो आज हम इस क्लास में यही सीखने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने ये सीख लिया ना तो वाकई आप इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बनने वाले हो, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो आईएएस यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और आपके 11th 12th के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना बेस बहुत अच्छा बना के चलो, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं क्या बोलने वाला हूं। एक बात बताओ, जीडीपी में इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कभी आपने देखा है जब बजट पेश होता है, फरवरी के लास्ट मंथ में बजट पेश होता है। अब बजट क्या होता है क्या नहीं होता है ये मैं आपको अभी कराऊंगा, गवर्नमेंट बजट का आपका एक चैप्टर है ना, मैं उसमें कराऊंगा। तो जब भी बजट बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो क्या करते हैं, ये डिसाइड करती हैं कि गवर्नमेंट को जितनी रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में से कितना पार्ट वो एजुकेशन पे खर्च करेंगे, कितना फार्मर्स के ऊपर करेंगे, कितना वो इलेक्ट्रिसिटी पर करेंगे, कितना वो अपने टेक्नोलॉजी पर करेंगे। मतलब कई सारे सेक्टर्स होते हैं, उनमें डिवीजन किया जाता है, ये पैसा कहां कहां कितने कितने क्षेत्रों में किस किस रुपए से बांटा जाएगा, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करता है किसमें, गवर्नमेंट बजट्स के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूं, चलो मैं ना एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। अभी ये जो लिखा हुआ है ना इसको इग्नोर मारो, ये क्या लिखा हुआ है, जो मैं इतना बता रहा हूं इस पर ध्यान दो। मैंने कहा कि सन 2021 में हमारे यहां पर जो बजट आया था वो बजट था 200 करोड़ का। कितने का था, मान लो 200 करोड़ का, जिसमें अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जांपल में फार्मर का सेक्टर लेता हूं, एजुकेशन सेक्टर लेता हूं और अपने पास टेक्नोलॉजी सेक्टर लेता हूं। मान लो ये अभी मैं 3 लेता हूं, वैसे सेक्टर कई सारे होते हैं, सिर्फ मैं अपने एग्जांपल में अभी 3 ले रहा हूं। हमने क्या किया, 200 करोड़ का बजट था, हमने फार्मर्स के लिए 100 करोड़ रुपए अलग कर दिए, हमने एजुकेशन के लिए 50 करोड़ अलग कर दिया और टेक्नोलॉजी के लिए 50 करोड़ रुपए अलग कर दिए। इस तरीके से हमने 200 रुपए को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग सेक्टर्स के अंदर। ये कौन से साल की बात है, सन 2021 की बात है। लेकिन जैसे सन 2022 आया, हमने क्या किया, बजट के अमाउंट को बढ़ा दिया और हमने कहा कि बजट का अमाउंट जो है अब हम कर देंगे 300 करोड़। कितना कर देंगे, 300 करोड़ कर देंगे। अब क्या हो, 300 करोड़ के अंदर हमने क्या किया, फार्मर का रखा 50 करोड़, ठीक है। फार्मर्स का कितना रखा, 50 करोड़, 300 में से 100 करोड़ कर दिया एजुकेशन का, 100 करोड़ कर दिया एजुकेशन का, और टेक्नोलॉजी पर कर दिया 150 करोड़ का। कितना कर दिया, 150 करोड़ का। अच्छा, अगर हम ये वाली फिगर छुपा दें,
अगर हम ये वाली फिगर छुपा दें तो नजर क्या आ रहा है कि भैया इस बार हमारा जो बजट है वो पहले के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा। पहले 200 करोड़ का बजट था, इस बार 300 करोड़ का बजट है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा। और सच बात है कि हाँ, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ेगा क्योंकि हमने इस बार बजट जो है वो पहले से ज्यादा बनाया हुआ है। बजट हमने पहले से ज्यादा बनाया हुआ है, तो अल्टीमेटली जो हमारी इकोनॉमी की जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। और रियलिटी है कि जीडीपी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें, देखो ऊपर से पिक्चर क्या नजर आ रही है कि हमारे कंट्री की जो जीडीपी वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से फिगर क्या नजर आ रही है कि जीडीपी हमारी बढ़ रही है। लेकिन जरा उसके अंदर गहराई में जाके देखो, गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहा है, गुड। एजुकेशन सेक्टर भी बढ़ रहा है, गुड। लेकिन फार्मिंग सेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो जीडीपी हमें क्या बता रही है, ओवरऑल फिगर बता रही है कि ओवरऑल हमारे देश की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है। लेकिन क्या हर सेक्टर की जीडीपी बढ़ रही है? द आंसर इज नो। हर सेक्टर की जीडीपी या हर सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा। इसलिए ये कहना गलत होगा कि जीडीपी बढ़ने का मतलब है वेलफेयर भी बढ़ रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो यहां का वेलफेयर भी बढ़ रहा है, यहां का वेलफेयर बढ़ रहा है, लेकिन यहां का वेलफेयर कम हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ का वेलफेयर कम हो रहा है क्योंकि पैसा कम इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वेलफेयर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा। बोलो समझ रहे, बात समझ रहे हो? और इसी पॉइंट को मैंने लिखा है नंबर 1 में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि अगर हम जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से ना करें तो यस ये पॉसिबल है कि बढ़ी हुई जीडीपी तो नजर आ रही है बट रियलिटी के अंदर उतना वेलफेयर नहीं हो रहा जितना पिछले साल हो रहा था। आओ देखो, इट इज possible that with rise in GDP, inequality of distribution of income may also increase. GDP does not take into account change inequality in the distribution of income, so welfare of the people may not arise as much arise in GDP. पूरी बात अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि GDP अगर बढ़ती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर इकोनॉमी के सेक्टर में भी ग्रोथ हुई है। अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो पता चलेगा कुछ सेक्टर्स ऐसे जिनमें ग्रोथ नहीं हुए, बट जीडीपी ऐसे बता रहा है कि हर सेक्टर में क्या हुई है, ग्रोथ हुई है। इसलिए वेलफेयर और जीडीपी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, मतलब कि अगर जीडीपी बढ़ेगा तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जाम्पल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, एग्जाम्पल देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा आपके जगह है तो जगह मुझे नजर आ रही है कि हाँ भाई आपको नजर आ जाएगा। अच्छा, मैं बात करता हूँ सन 2021 में हमने 1 लाख यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 1 लाख यूनिट बनाए। अब 1 लाख यूनिट बनाए, 2021 में जो हमारा प्राइस इंडेक्स था वो था 10 रुपए, तो हमारा जो जीडीपी निकल के आया वो कितना निकल के आया? 10 लाख रुपए। कितना निकल के आया? 10 लाख रुपीज निकल के आया। फिर जैसे 2021 हुआ, 2022 हुआ, तो 2022 में भी हमने क्या किया, 2022 में हमने सिर्फ 90,000 यूनिट बनाए। किसी रीजन से पिछले साल के कंपैरिजन कम यूनिट बन पाए, लेकिन महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई बढ़ने की वजह से 10 रुपए वाली चीज कितने की होगी? 20 की हो गई, यानी प्राइस इंडेक्स हमारा 10 से बढ़कर 20 हो गया। तो यहां पर जब हमने देखा जीडीपी तो आया ये 18 लाख। अगर हम देखें जीडीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन रियलिटी में प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? देखो हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई हमारी जो जीडीपी है वो 10 लाख से 18 लाख हो गई है। वाओ, जीडीपी तो हमारी बढ़ गई। हाँ, बात सच है कि जीडीपी बढ़ गई है, लेकिन रीजन क्या है जीडीपी बढ़ने का? महंगाई का बढ़ना। भाई ये महंगाई होगी, लेकिन प्रोडक्शन देखो ना, प्रोडक्शन पिछले साल 1 लाख हो रहा था, इस बार तो 90,000 हो रहा है, पहले से भी कम हो रहा है। प्रोडक्शन लेवल पहले से भी कम हो रहा है और हमें नजर क्या आ रहा है? जीडीपी बढ़ रही है। यानी बाहर से पिक्चर कुछ होती है, अंदर जाके कुछ और निकलती है। आप बात समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल वही है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जब जब जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में वेलफेयर भी बढ़ेगा? भैया कहाँ वेलफेयर, बल्कि कम और हो रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। और ये किसकी वजह से हुआ बताओ? चेंज इन प्राइस की वजह से हुआ। तो वे लिखा हुआ चेंज इन प्राइस। आप बात समझ रहे हो? चेंज इन प्राइस। इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइस, अगर जीडीपी बढ़ रही है, देखो यहां पर एग्जांपल में 10 लाख से 18 लाख हो रही है, यस, अगर जीडीपी बढ़ रही है प्राइस की वजह से, नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट। देखो फिजिकल आउटपुट 1 लाख से 90,000 नहीं बढ़े, फिजिकल आउटपुट नहीं बढ़े, देन इट विल बी नॉट रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो वेलफेयर की ओर बढ़ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो दोस्तों, हम क्या पॉइंट उठा रहे हैं जानते हो? हम पॉइंट ये उठा रहे हैं कि जीडीपी जब जब बढ़ेगी क्या इकोनॉमी में वेलफेयर भी बढ़ेगा? तो आपने देखा 2 पॉइंट से ये प्रूफ होता है कि जब जब जीडीपी बढ़ेगी तो इट डजंट मीन कि वेलफेयर भी बढ़ेगा। समझ आ रही है? पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जीडीपी का वो गलत किया गया है, और दूसरा क्या पढ़ा? चेंज इन प्राइस। क्लियर है? आओ थर्ड पॉइंट पे, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब एक बात बताओ, हमारे भारतवर्ष में
एक हमारा कंपनीज एक्ट है, आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जब मैं आपको अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट 2013 है जिसके तहत हम सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है। अब आप जानते हो ना, जो कॉमर्स के वो जानते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे अकाउंट्स की क्लासेस ऑलरेडी हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर ले रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, उसमें मैंने बताया था कि एक होता है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 बोलता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो कॉमर्स के नहीं भी है ना, नॉन कॉमर्स वाले, वो भी समझ लो, उनको भी समझ आ जाएगा। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, जिसे बोलते हैं शॉर्ट में एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपकी गली मोहल्ले में भी कोई ना कोई ऐसी एनपीओ जरूर होगी जो सोसाइटी में वेलफेयर के लिए काम करता है, बट रियलिटी में उसका मोटिव पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को या ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो कौन से एक्ट में कवर होती है, कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होती है। कौन से सेक्शन में आती है, सेक्शन 8 में आती है। यहां तक की बात क्लियर है। अब एक बताओ, जितनी भी सेक्शन 8 कंपनीज होती है, अब मैं सेक्शन 8 बोलूंगा तो आपको क्या लिंक करेगा, एनपीओ, ठीक है। जितनी भी सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं, क्या उन कंपनीज में जो भी काम हो रहा है वो मॉनेटरी वे में हो रहा है? नहीं, वहां तो सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है। सोचो, हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े लेवल पे सेक्शन 8 कंपनीज बन रही है, कितनी सारी चैरिटीज हैं भारत के अंदर जो वर्क कर रही हैं, एजुकेशन पे वर्क कर रही है, भूखमरी मिटाए वर्क कर रही है, हेल्थ पे वर्क कर रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे वर्क कर रही है कि गरीबों को अमीरी पर कैसे लेकर जाए, क्या उनका केयर है। इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही है। और जानते हो, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वो जीडीपी में काउंट नहीं की जाती है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर जीडीपी के लिए आपको प्राइस का होना बहुत जरूरी है, बट वहां पर तो कोई कीमत ही नहीं है, वहां तो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। यानी जो भी ट्रांजैक्शन सेक्शन 8 में हो रही है वो कौन सी हो रही है, नॉन मॉनेटरी। आप बात समझो, नॉन मॉनेटरी मतलब कोई पैसा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ऐसे में देखो भैया, हमारी जीडीपी जो है, जो बढ़नी चाहिए, क्या वो रियलिटी में बढ़ रही है? देखो, वेलफेयर तो हो रहा है, सेक्शन 8 से वेलफेयर हो रहा है, लेकिन जीडीपी बढ़ी नहीं बढ़ी। जीडीपी उतनी की उतनी, क्योंकि जीडीपी के अंदर मॉनेटरी वैल्यू काउंट की जाती है, यानी नॉन मॉनेटरी वैल्यू काउंट ही नहीं करती। और हमारे देश में ना नॉन मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा होती है। आपके घर में आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, सोच के चलो आपने कभी दान पुण्य किया, क्या वो हमारी जीडीपी का पार्ट है? नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी प्राइस नहीं है, वो एनपीओ एक तरह की। तो ऐसी चीजों को जीडीपी में काउंट नहीं करते, तो जीडीपी बढ़ती नहीं है, जीडीपी उतनी की उतनी रहती है। लेकिन रियलिटी के अंदर सोसाइटी में वेलफेयर तो बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो? तो क्या ये कहना सही होगा कि वेलफेयर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी? नहीं, वही चीज लिखिए, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। क्या है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज? मैनी एक्टिविटी इन द इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएट इन द टर्म्स ऑफ रुपीज। कई सारी एक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर है जो रुपीज की टर्म में इवेल्युएट नहीं की जाती है, तो इसलिए वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होती है। काउंट होती तो कितना अच्छा होता ना, कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है और जीडीपी भी बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो अभी तक 3 पॉइंट में तो हमने ये सीखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़े तो वेलफेयर भी बढ़े, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि वेलफेयर बढ़ता है तो जीडीपी भी बढ़ता है। समझ रहे हो? अगला पॉइंट, एक्सटर्नलिटीज। अच्छा, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? अच्छा, एक बात बताओ, लेट सपोज कि एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उस इंडस्ट्री ने कहा कि भैया अभी कोरोना वायरस के टाइम पर हमने अपनी जो ग्रोथ लेवल है वो यहां से यहां कर ली है। मतलब पहले उनका टर्नओवर इतना था, अब वो टर्नओवर यहां पर पहुंच गया है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो हमारे भारत में एक ऐसी भी कंपनी है जो इतने बड़े लेवल पे पहुंच गई और हमें गर्व होता है, वी आर इंडियंस। नो डाउट दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक बात सोचो, उस कंपनी ने अपने इस लेवल को बढ़ाने के लिए कितने सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया होगा। मतलब सर, मतलब ये कि जब उसने वो प्रोडक्ट बनाया होगा अपनी इंडस्ट्री में, तो कई सारे वेस्ट को उसने डंप किया होगा पानी के अंदर, जिससे वाटर में दिक्कत आ गई होगी। उसने एयर पॉल्यूशन किया होगा। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये कि देखो, ऊपर ऊपर से पिक्चर नजर आ रही है कि देखो इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो ग्रो अप हो रही है। नो डाउट जीडीपी बढ़ेगा, नो डाउट जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन जब इंडस्ट्री ग्रो अप करेंगी तो वो हमारे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट भी डालेंगे। क्या डालेंगी? नेगेटिव इंपैक्ट भी डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि भाई वो पॉल्यूशन तो निकालेंगे ना भाई, वाटर पॉल्यूशन तो पानी नदी नालों में बहाएगी, उससे जीव जंतु खराब हो जाएंगे, और वो एयर में पॉल्यूशन करेंगे, नॉइस पॉल्यूशन होगा। वो नजर नहीं आ रहा किसी को, सबको क्या नजर आ रहा है? इंडस्ट्री ग्रो अप कर रही है, यानी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है। हाँ दोस्तों, नो डाउट इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन इससे सोसाइटी में वेलफेयर नहीं हो रहा, वेलफेयर नहीं हो रहा। और आपको पता ही होगा कि जब लॉकडाउन था हमारे यहाँ पर कोरोना वायरस के टाइम पर, तो उस टाइम पर भाई लोगों को दूर से ताजमहल नजर आ रहा है, पंजाब से हिमालय की घाटियां नजर आने लगी थी, आसमान इतना ज्यादा साफ हो गया था, नदी नालों के अंदर आपको मछलियां नजर आ रही थी। मतलब इतना ज्यादा पानी क्लीन हो गया था, क्योंकि फैक्ट्रियां कोई चल नहीं रही थी, तो वो वेस्ट वाटर डंप नहीं कर पा रही थी, एयर पोल्यूशन खत्म हो गया था। तो जब जब हमने ऐसा देखा है कि इकोनॉमी के अंदर ना, जब जब
नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो आप ही को दिक्कत होगी। यानी कि अगर हमारी इंडस्ट्रीज जीडीपी डाउन होगा तो हमारा एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा। इन्वायरमेंट का बढ़ने का मतलब जीडीपी डाउन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, फैक्ट्रियां नहीं खुल रही है। तो समझ जाओ कुछ यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्सटर्नलिटीज में यही बात बोली गई है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी का वेलफेयर भी बढ़ेगा या हमारी इकोनॉमी का जो एनवायरमेंट है वो भी बढ़ेगा। नो, ऐसा नहीं होता, बल्कि इनवर्स रिलेशन होता है। अगर जीडीपी बढ़ी तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं डिग्रेड किया जाएगा, जीडीपी कम हुई तो यानी एनवायरमेंट को बढ़ाया गया होगा। समझो जैसे लॉकडाउन में हुआ था। तो क्या लिखा है, इट रेफर टू द बेनिफिट और ह्यूमन or harm of an activity caused by a firm or an individual for which they are not paid। बात समझ रहे हो? आपको जितने भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, इनको साथ के साथ हिंदी में नोट कर लिया करो, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ गया नो डाउट, लेकिन जब 2-4 दिन या 2-4 महीने बाद खोलोगे ना अपनी कॉपियां तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आपके जो लिखे हुए एग्जाम्पल्स है ना, हिंदी में लिख लो, वही आपको समझ आएंगे याद ना, और उनसे पूरा पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। भाई मेरी वीडियो को बार बार देखोगे, वैसे तो आप इस वीडियो को 2 बार देखो। जब आप 2 बार देखोगे ना हमारी हर वीडियो, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। लेकिन बाद में रिवीजन करते टाइम आपको वो एग्जांपल काम करेंगे। ठीक है, आओ इधर। रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या जीडीपी भी बढ़ेगी? सर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो पॉपुलेशन अगर हम दबा के बढ़ाए, और आप जानते हो हमारे इंडिया वाले इतने मतलब खाली बैठे हैं क्या, मुझे नहीं पता, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। सर ये क्या बोल रहे हो आप? देखो बात कड़वी है, बोलनी जरूरी है, क्योंकि मैं देखो कुछ चीजें होती है कि समझाने के लिए ना मुझे टीचर से एक स्टेप आगे निकलना पड़ जाता है। बात समझ लो, तो वही मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया हूं। आपको मैं जो बात बोल रहा हूं वो एक कड़वी सच्चाई है और इसको आप एक्सेप्ट करो। देखो कमेंट करके आप मुझसे ये मत बोलना सर आप कैसी बात करो कैसी नहीं करो, बतानी जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। चाहते हो बुकिश लैंग्वेज पढ़ाना, नहीं बताऊंगा, बट मैं बताऊंगा। क्या हर साल हमारी इंडिया एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देती है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 से 3 करोड़ है, इतना तो हम साल भर में बच्चे पैदा करके कर देते हैं। पूरी एक नया ऑस्ट्रेलिया हम हर साल पैदा कर देते हैं या हर साल बना देते हैं। एक बात बताओ, जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, क्या हर बच्चा एम्प्लॉयड है? भाई इतनी कंपनियां नहीं बन पाती, जितने बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलते हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। आज की डेट में कोरोना वायरस के काल के बाद से तो समझो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके घरों में भी इसका इंपैक्ट पड़ा होगा। लोग एमबीए वगैरह की डिग्री लेकर बैठे हैं, कोई जॉब नहीं दे रहे, 10-15 हजार की जॉब दे रहे हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि उनके जैसे कई सारे लोग हैं। अगला बंदा 10,000 में भी काम करने के लिए राजी है, 8,000 में भी बस काम दे दो, तो आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो देखो इकोनॉमी में जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो नजर क्या आता है कि भैया जीडीपी भी बढ़ेगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बात समझ रहे हो? या अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इट डजंट मीन कि पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बावजूद उसकी जीडीपी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है कभी कभी जीडीपी डाउन भी हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात यही है हमारी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ध्यान से पढ़ना इस पॉइंट को। GDP does not consider the change in the population of a country. If the rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP, then it will be decrease per capita available of goods and services, which will adversely affect to the economic welfare। यानी अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे हमारी वेलफेयर पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। यानी यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जब जब जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब जरूरी नहीं कि वेलफेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हमने तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि जीडीपी से ही रिलेटेड है। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था कि जीडीपी के बढ़ने से ये जरूरी नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रीन जीडीपी का। ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है वो जीडीपी जो आपने बिना किसी एनवायरमेंट को अफेक्ट किए हुए अर्न की है। मतलब लेट सपोज कि मेरी एक इंडस्ट्री है, मैंने उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, अब जब मैंने प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन करते टाइम कहीं ना कहीं मैंने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन तो किया होगा, बस फर्क इतना है कम किया, ज्यादा किया या बहुत ज्यादा किया, ये होता है। मैंने क्या किया, मान के चलो पूरे साल में मैंने 1 करोड़ यूनिट बनाए। क्या बनाए? 1 करोड़ यूनिट बना के बेचे। ठीक है, मान लो उनसे मुझे 10 करोड़ रुपए मिले। अब जो 10 करोड़ रुपए मिले दैट इज माई जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसमें से मैंने क्या किया, 1 करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सेज बर्बाद कर दिए, चाहे पेड़ काटने से रिलेटेड हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग ढंग से ना करवाई हो, एयर पोल्यूशन हो गया, जो मेरा एयर सर्कल है उसमें कोई दिक्कत हो गई। तो ये सारे क्या होता है मेरे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे मेरा एनवायरमेंट डीवैल्यू हो जाता है। तो मैंने क्या किया, जितनी कमाई मैंने की उसमें से जितना मैंने डीवैल्यूएशन कर दिया एनवायरमेंट का वो माइनस कर दिया। तो जो रिजल्टिंग फिगर आई दैट इज माई ग्रीन जीडीपी। मतलब कि 10 करोड़ रुपए जो मेरा जीडीपी था उसमें से मैंने 1 करोड़ माइनस कर दिया, क्योंकि 1 करोड़ के मेरे नेचुरल रिसोर्सेज मैंने वेस्ट कर दिए।
तो कितना बचा 9 करोड़। तो 9 करोड़ इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी, 9 करोड़ इज कॉल्ड ग्रीन जीडीपी। यहां तक की बात क्लियर हुई है। तो आप क्या समझे कि ग्रीन जीडीपी का मतलब एक ऐसी जीडीपी होती है जिसमें आप वो सारी की सारी चीजें माइनस कर देते हो जो आपने नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने में बर्बाद कर दी। बात समझ रहे हो? तो क्लियर है? आप पढ़ो देखो। It measures national income adjust for the depletion of natural resources। कि क्या होता है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लॉयशन करते हो, यानी उसके साथ छेड़छाड़ करते हो जिससे नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, और इससे एनवायरमेंट डिग्रेड मतलब खराब हो जाता है। तो उन चीजों को अगर हम माइनस कर दें अपनी जीडीपी से तो जो बची जीडीपी आएगी दैट इज ग्रीन जीडीपी, यानी साफ सुथरी वाली जीडीपी है। आप समझ रहे हो? तो क्लियर हुआ? यानी अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल ये दूंगा कि मान लो हमारी जो जीडीपी है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है, जिसमें से 10,000 रुपए का मैंने एनवायरमेंट को डिग्रेड कर दिया, तो जो 90,000 की जीडीपी आई है दैट इज माई ग्रीन जीडीपी, दैट इज माई ग्रीन जीडीपी, यानी हरी भरी जीडीपी। क्लियर है? चलो अब क्या होता है राइज इन रियल जीडीपी। अगर हमारी रियल जीडीपी बढ़ती है, अच्छा एक बात बताओ, जीडीपी का मतलब क्या था कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक कंट्री में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो बताओ क्या माना जाएगा, दिमाग से सोचो क्या माना जाएगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा है। तो वही है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ा है, क्योंकि भैया जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो काम करने के लिए लोग तो चाहिए होंगे ना, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी हमारा बढ़ेगा। अच्छा जब एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा तो लोगों की जेब में क्या आएगा, पैसा। क्या आएगा? पैसा। और जब वो पैसा आएगा तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, राइज इन एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है? राइज इन एग्रीगेट डिमांड। जब डिमांड बढ़ेगी तो लोगों का जो इनकम लेवल है वो बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड करने से क्या होगा, आप खर्चा करोगे, आपके लिए खर्चा, बट सामने वाले के लिए क्या, वो इनकम का सोर्स है। तो राइज इन इनकम ऑफ द पीपल, इससे लोगों की जो आय है यानी इनकम है जो वो बढ़ेगी। और अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को भी क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, राइज इन इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, और जैसी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा दोबारा से हमारी जीडीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है इकोनॉमी के अंदर, ये एक सर्कल की तरह चलता रहता है, और इसको हम बोलते हैं जीडीपी का सर्कल, सर्कुलेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। याद है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये सर हमें याद है, वो 2 सेक्टर 3 सेक्टर, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? थोड़ा सा पेशेंस और रखो, चैप्टर बस खत्म होने ही वाला है। नेशनल इनकम जैसा हुआ आपके लिए बनने वाला है एक बहुआ मतलब बहुत ही सिंपल बनने वाला है, ठीक है। मेरी बात को बस ध्यान से सुनते हुए चलना। अब ये 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लीकेज और इंजेक्शन का बस खत्म करो और चैप्टर स्वाहा। चलो आओ, लीकेज का मतलब क्या होता है? सर लीकेज का मतलब तो वही होता है ना, पानी लीक करता है। अरे हाँ बिल्कुल वही। तो अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। ये देखो क्या है, मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, और आप लोग कॉमेंट करके बताना मैंने क्या बनाया, ठीक है। सर क्या क्या करवाते रहते हो आप हमसे कमेंट में, क्या हो गया? करो कमेंट यार, तुम्हारे सर ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई, तुम बताओगे नहीं क्या बनाया ये मैंने? सर बताएंगे, आप पहले बना दो पूरी, ठीक है। अब मैं चुप होकर पूरी पहले बना देता हूं, ठीक है, फिर आप कमेंट करना क्या है ये। वाह जी वाह सर, ड्राइंग तो आपकी बहुत अच्छी है, थैंक यू ठीक है। और ये ओके, बताओ कमेंट करके बताओ भाई, मैंने ड्राइंग बनाई। अब तो कमेंट बनता है भाई, पूरे में कमेंट किया हो ना कि इसका कमेंट जरूर कर देना, बताओ मैंने क्या बनाया, ठीक है। तो आई होप आपने कमेंट करके बता दिया वो क्या बनाया। सर ये आपने ना एक टंकी बनाई है, बिल्कुल सही कहा, वाटर टैंक बनाई जिसमें पानी है। ये क्या है? ये पाइप। और ये क्या है? चलो ये बता दो। सर ये वॉल्व है जो घुमा के पानी को रोकते। अरे क्या बात है भाई, बड़े ही प्लम्बर हो आप लोग जो समझ गए मेरी बात को। ये क्या है बताओ? मोटर। ये क्या है? नल है जिससे पानी निकल रहा है, ठीक है। क्लियर है? नहा लो बेटा, ठंड हो रही है, नहा लो अब सुनो, हमने मोटर चलाई। सर आप क्या कुछ पढ़ा रहे हो या मजाक कर रहे हो? दोस्तों पढ़ा रहा हूं, एग्जाम्पल हमेशा ऐसे लेनी चाहिए जो जिंदगी भर याद रहे, ठीक है। तो सुनो, मैंने मोटर चलाई,
मोटर चल गई, मोटर चली, पानी आया, ओहो पानी आया, ये तो ब्लू कलर का पानी आया, वॉल घुमा दिया मैंने, इससे और पानी अंदर गया और इसके बाद ये यहाँ आ गया और टंकी में अब पानी गिर रहा है। ये देखो, ये टंकी में पानी गिर रहा है और टंकी में पानी जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भर रहा है। ये देखो टंकी में पानी भर रहा है, जैसे ही टंकी में पानी भरेगा ये नल के थ्रू नीचे पानी निकल आएगा। ठीक है, ये समझ रहा है सर इसमें क्या नया था? ये सब मतलब हमें प्लम्बर गिरी सिखा रहा हूं? नहीं दोस्तों, उससे एक बहुत बड़ी सीख सिखा रहा हूं आपको। क्या? वो सुनो कि इस टंकी को सोचो, ये टंकी क्या है? आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट कराया था ना, बताओ ये वाटर टैंक क्या है? सर ये वाटर टैंक ना स्टॉक है, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना पानी भरा है ये मेजर करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इसे बोलते हैं फ्लो। ये जो पानी निकल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? फ्लो। क्या बोलते हैं? फ्लो। ठीक है सर, हमें समझ आ गया। अब एक चीज और देखना, यहां पर इस मोटर से पानी जो है वो पाइपलाइंस के थ्रू कहां आ रहा है? टैंक में आ रहा है। एक तरह से पानी इंजेक्ट हो रहा है। इंजेक्ट मतलब होता है पानी भरा जा रहा है। अच्छा, इंजेक्शन आपने कभी लगवाया? सर बोलो मत सर, बहुत लगवाया, बहुत ज्यादा, मतलब जो है ना, मतलब डर जाते थे हम। अच्छा एक बात, इंजेक्शन जब लगाता था डॉक्टर तो ये देखो डोला देख रहे हो, यहाँ पे जब लगाता था वो इंजेक्शन तो यहाँ कौन लगाता था? यहाँ लगाता था ना, हाँ यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ पर इंजेक्शन लगता था तो क्या होता था? इंजेक्शन में जो चीज होती थी, जो लिक्विड होता था, वो आपके शरीर में डाला जाता था या निकाला जाता था? सब दोनों ही होता था। अरे रुको, आप तो ज्यादा भावुक हो गए। डाला जाता था, निकालते तो ब्लड टेस्ट में थे ना। जब डाला जाता था तो क्या बोलते थे? इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब जो चीज इंजेक्शन भरी वो इंजेक्ट अंदर बॉडी में की जा रही है। आप बताओ, ये जो पानी टंकी में आ रहा है ये इंजेक्शन है या लीकेज है? सर इंजेक्शन है, क्योंकि पानी आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। बोल सकता हूं? यस सर बोल सकते हो। और यहां पे ये पानी निकल रहा है तो इस जो फ्लो है इसी को मैं क्या बोलूंगा? लीकेज। इसको क्या बोलूंगा? लीकेज। समझ आया? लीकेज मतलब पानी निकल रहा है। अब हमारे एग्जांपल में ना मैं चीजों को चेंज कर रहा हूं। ये जो टंकी है ना, इस टंकी को टंकी नहीं बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम। क्या बोलेंगे? NNPFC। अगर आप में से अब किसी ने बोल दिया ना ये NNPFC का मतलब, दोस्तों घुस के मारूंगा मोबाइल में अगर ये पूछ दिया तो। इतना टाइम लगा दिया और आप कह रहे हो कि मतलब राम कौन सीता कौन? ठीक है, NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट बोले तो नेशनल इनकम। यानी आप कभी भी आप अपनी टंकी देखने जाओ तो क्या बोलना? ये है नेशनल इनकम, इसमें पानी भरा हुआ है, ये है स्टॉक, और जो पानी निकल रहा है फ्लो। ठीक है, कल को अगर लड़कों सुन लो, लड़कियों से तो बोला ही नहीं जाता, लड़कों सुनो, आपको कभी बोला है मोटर चलाओ तो आप मोटर को मोटर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इंजेक्शन। अच्छा मम्मी इंजेक्शन चलाओ, बोल देना इंजेक्शन चलाओ। ठीक है, फिर आप जल्दी से छत पे चढ़ के आना, देखना पानी आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब इंजेक्शन हो रहा है। ठीक है, किस में पानी आ रहा है? टंकी को टंकी मत बोलो, नेशनल इनकम बोलो। कल को टंकी भर जाए तो मम्मी को क्या बोला? मम्मी नेशनल इनकम भर गई, पड़ेंगे चप्पल खींच के, लेकिन चलो खा लेना यार, कम से कम चीजें याद तो हो जाएंगी। और जब आप नहाने के लिए पानी की वो टोटी खोलो, टैप खोलो, तो कहना यार ये देखो ये फ्लो है। ये क्या है? ये फ्लो है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। और ये क्या है? इंजेक्शन है, क्योंकि ये वो है लीकेज है, पानी निकल रहा है। अब एक बात बताओ, नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो इंजेक्शन का एग्जाम्पल बन सकती है? आप बताओ। अच्छा नेशनल इनकम में सर पता है क्या क्या आ सकता है? सर नेशनल इनकम में एक्सपोर्ट आ सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से क्या होता है ना, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है और इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। तो मैंने एक्स लिखा, एक्स मतलब जानते हो एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने से इंजेक्शन होता है, और इन्वेस्टमेंट करने से, आई लिख रहा हूं, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है वो फ्लो ज्यादा करता है और हमारी नेशनल इनकम को बढ़ा देता है। क्या कर देता है? बढ़ा देता है, यानी नेशनल में और भी वैल्यू एडिशन कर देता है, तो इससे फ्लो हो जाता है, पैसा और आता है, इंजेक्शन होता है। और क्या होती है? और खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करे या हम ही कर दें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो भैया वो गवर्नमेंट के लिए खर्चा है, लेकिन सामने वाली पार्टी के लिए क्या है? इनकम है, तो इससे सर्कुलेशन ऑफ इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। सर्कुलेशन ऑफ इनकम क्या होगी? बढ़ेगी, तो इससे इकोनॉमी में क्या होगा? इंजेक्शन होगा। तो इंजेक्शन में बहुत सारे एग्जांपल, मैंने 3 एग्जांपल दे दिए, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट या फिर डोमेस्टिक प्राइवेटली। ठीक है, तो इन 3 तरीके से क्या होता है? इंजेक्शन होता है, यानी सर्कुलेशन में क्या, नेशनल में क्या आता है? पैसा आता है। अब फ्लो में या लीकेज में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? देखो पैसा जाता कब है? सुनो, NFIA
NFIA, लेकिन कौन से वाला? टू वाला। आप समझे हो NFIA में टू वाला कौन सा होता है, फ्रॉम वाला कौन सा होता है? अच्छा, फ्रॉम वाला एग्जांपल यहां पर आ जाएगा। फ्रॉम का मतलब है हमने बाहर से जाके पैसा कमाया और इंडिया में लेकर आ गए, दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब पैसा हमारी इकोनॉमी से जाता है, हमारी नेशनल इनकम देखो, जब यहां से पानी आप चलाओगे तो यहां से पानी जाएगा ना, तो टंकी का लेवल जो पहले था क्या वो उतना रहेगा? वो लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। वो लेवल क्या होता रहेगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ रहे हो? तो बताओ हमारी इकोनॉमी से पैसा कब जाता है? सर जाने के लिए तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब फिरंगी हमारे यहाँ पर आके पैसा कमा के अपने देश लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इनका इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट कहाँ होता है? अब उनकी इकोनॉमी होता है, हमारी इकोनॉमी में नहीं होता। और क्या क्या एग्जांपल होते हैं? इंपोर्ट, इंपोर्ट को एम बोलते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट करने से क्या होता है? जैसे हमने इंपोर्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया या सर्विसेज आ गए, लेकिन बदले में पैसा चला गया, इससे हमारी नेशनल इनकम क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है सर। सेविंग्स, सर सेविंग्स से पैसा जाता है? हाँ दोस्तों। अच्छा, आप लोग अपने घर में गुल्लक बनाते हो? यस सर बनाते हैं। दोस्तों गुल्लक बनाने से हमारी इकोनॉमी पर बैड इंपैक्ट पड़ता है। गुल्लक को आज से गुल्लक ना बोल के आप क्या बोलोगे? लीकेज बोलोगे। गुल्लक का नाम चेंज करके क्या बोलोगे? लीकेज बोलोगे। सर आप तो हमें पूरा कार्टून बना दोगे। हाँ दोस्तों, अगर आपको वाकई अच्छे नंबर लाने तो हर चीज को प्रैक्टिकल होकर पढ़ो और कार्टून बनना पड़ेगा। जब आप कार्टून बनो तभी आप जाके हीरो बन पाओगे आगे जाके, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो आप गुल्लक को गुल्लक ना बोल के क्या बोलोगे? कार्टून। नहीं सर, कार्टून नहीं बोलेंगे, उसे लीकेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे वो सुनो। देखो इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेट होना चाहिए था, मेरी सेविंग्स की वजह से वो सर्कुलेट हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा। मैंने घर के गुल्लक में पैसा रखे हैं। सोचो अगर ये पैसा बैंक के पास होता या मैं किसी पर खर्च करता, उसके लिए इनकम होती, वो व्यक्ति बैंक में डाल देता, तो इस तरह से जो इकोनॉमी का फ्लो है पैसों का वो क्या होता था? चलता रहता। अभी मैं आगे मनी एंड बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा क्रेडिट क्रिएशन। टेंशन मत लो, मनी एंड बैंकिंग में आपको क्रेडिट क्रिएशन पढ़ाऊंगा कि बैंक पैसों से पैसा कैसे बनाती है। तो क्या होगा, जब आप सेविंग करोगे तो पैसों से पैसा बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कर दोगे? आप तोड़ दोगे। पैसों से पैसा नहीं बन पाए क्योंकि पैसा आपने अपने घर में रखा हुआ सेव करके हुए। तो इससे क्या होगी? हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम घटने लगेगी, यानी इंजेक्शन। इसीलिए सेविंग किसका एग्जाम्पल बन जाता है? किसका बन जाता है? लीकेज का एग्जाम्पल बन जाता है। बोलो क्लियर हुआ? ये जिसको समझ आ गया ना, समझो उसके लिए बेड़ा पार है, और जिसको नहीं समझ उसका बेड़ा कर गए। ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फैमिली मेंबर, इकोनॉमिक्स ईजी के जो आप लोग मेंबर हो, उनको ये समझना है, अरे आपके लिए तो बच्चे, ठीक है। आओ इधर लीकेज की बात करते हैं। इट रेफर टू द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर, आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था ना हाउस होल्ड और फर्म वाला एग्जांपल, वो देखो यहां पर मैंने कहा था ये हाउस होल्ड होता है और यहां पर एक फर्म होती है। तो हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है? लैंड देती है, लेबर देती है, कैपिटल दे रही है और एंटरप्रेन्योर। फर्म बदले में क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं और इंटरेस्ट दे रहे हैं और प्रॉफिट दे रहे हैं। अब क्या होगा ना कि अगर इकोनॉमी में हाउस होल्ड ने वो पैसा इस पर दोबारा खर्च कर दिया, यानी एक्सपेंडिचर कर दिया, तो एक्सपेंडिचर करने से जो पैसा है वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। यानी किसका एग्जाम्पल बन गया? लीकेज का बन गया। और फिर फर्म सेक्टर इसको बदले में क्या देगी? उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज देगी, गुड्स एंड सर्विसेज देगी। तो आपको बताओ लीकेज समझ आया? लीकेज में ये जो हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया है ना, खर्चा इनसे पैसा इकोनॉमी से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लीकेज, ठीक है। अगर ये वो इन्वेस्ट करता तो किसका एग्जांपल बन जाता? किसका बन जाता? इंजेक्शन का। अब आओ जो इंजेक्शन पे। इट रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। अच्छा, इंट्रोडक्शन का मतलब है इंट्रोड्यूस करना और भी ज्यादा लाना, ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। ये जो सर्कुलर फ्लो है, अगर इसमें और पैसा आ जाए तो इसे बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन कैसे होगा कि मान लो आपने बैंक से, ये बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है ना, बैंक से अगर लोन ले लिया, फर्म ने अगर बैंक से लोन ले लिया, तो इससे क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जो पैसा पहले था वो तो है ही, और भी ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। इट रेफर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। एग्जांपल क्या है? इन्वेस्टमेंट हो गया या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इनसे क्या होता है? पैसा लगाया जाता है और फिर वो क्या करता है? इकोनॉमी में सर्कुलेट होकर पैसों से पैसा बनाता है, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। दोस्तों यहां पर हो सक्सेसफुली नेशनल हो जाता है कंप्लीट। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो हमने नेशनल इनकम में छोड़ा हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। दोस्तों आपने हमारी क्लास की खासियत देखी, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ, वो ये मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ा नहीं है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा। जहां मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट कम इंपॉर्टेंट है वहां मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम दी, जहां लगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां मैंने टाइम ज्यादा लगाया। और अगर आप मेरे साथ 30 दिनों तक की तैयारी कर रहे हो ना, तो मैं वादा करता हूं आपको कहीं कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ चाहिए हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना,
30 दिन के बाद अगर आपने सैंपल पेपर नहीं किए ना तो सब चीजें बेकार हो जाएंगी। यानी ये मत समझना कि मेरी जो 30 डे सीरीज मिशन 2021 सीरीज है इनको देख लोगे काम हो जाएगा, नहीं दोस्तों, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा। उसके बाद आपको सैंपल पेपर करने बहुत जरूरी है। इसके 30 दिन के बाद मैं सैंपल पेपर सीरीज लेकर आऊंगा। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं किए तो सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस बार पैटर्न हो गया है चेंज। अगर आप पिछले पुराने पेपर उठाओगे तो उससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज तब का पैटर्न और आज के पैटर्न में जमीन आसमान का अंतर है। तब एमसीक्यू कम पूछे जाते थे, 5 यानी 10 पूछे जाते थे, अब उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। जो क्वेश्चन पहले कभी इंपॉर्टेंट हुआ करते थे अब वो इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का, यानी ट्रेंड पूरा चेंज हो गया। इसलिए इन वीडियोस को देखने के बावजूद भी आप मत समझना कि आपकी हर चीज क्लियर होगी, उसके बाद आपको सैंपल पेपर सीरीज लगानी जरूरी है, तो वो चीज जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो क्या कि दोस्तों अगर आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहते हो जो हमने यहां पर लिखे हैं ना, बोर्ड पे लिखे हैं, अगर इनके नोट्स आप चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ, आप उस पर क्लिक करके वो सारी नोट्स की पीडीएफ फाइल अपने पास ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बड़ी मजेदार चीज है, आपको नोट नहीं करना पड़े। वैसे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप नोट करो, बट स्टिल आप मेरी राइटिंग के नोट्स चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हुए हैं पीडीएफ फाइल के थ्रू, तो वहां जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर बताना चाहूंगा, इसी तरह से हमने पूरी अकाउंट्स की भी सीरीज बनाई हुई जो कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसमें कंप्लीट 11 कंप्लीट क्लास 12 की हमने वीडियोस डाली हुई है। अब वहां जाके वो एक नॉमिनल फीस पर बाय कर सकते हैं और पूरा मजे उठा सकते हैं, यानी आपको कहीं कोई ट्यूशन क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys that's all about this video lecture series. आज के लिए peace out.